आपने अमीर बिलाश मर्डर केस पे काम किया, कभी एहसन शाह से आपकी मुलाकात हुई? एहसन शाह जिस रोज़ गिरफ्तार हुआ उससे गालबन उसने 1 या 2 दिन पहले मेरे साथ रब्ता किया। उसने कहा यार सारे लोग मेरा इंटरव्यू करके गए हैं, आपने इंटरव्यू नहीं किया। सोशल मीडिया स्टार रजब भट्ट की अगर बात करें, आपका दोस्त है, आपके मैंने कई इंटरव्यूज़ भी देखे उसके साथ। आपको क्या लगता है ये सिर्फ व्यूज़ के लिए किया जाता है? ये जो रजब के साथ कंट्रोवर्सीज जोड़ रही थी ना, ये वो खुद नहीं जोड़ रहा था। ये रजब अगर ये सुन रहा है, उस तक ये क्लिप पहुंचे, उसको चाहिए कि स्टिंग ऑपरेशन आप करते हैं? हमने एक प्राइवेट जेल पकड़ा। उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमें नंगा करके वहाँ पे पिलर के साथ बांध के, वो जो डॉक्टर बना हुआ था जाली डॉक्टर बिलाल, वो बल्ला पकड़ के तो चौके और छिक्के मारता था। मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ पे डॉक्टर बन के बैठे हैं, आपके पास क्या आपकी डिग्री है? उसने कहा मेरी डिग्री ये है कि मैं 10 साल डॉक्टर के साथ रहा हूँ। लाहौर में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाला क्राइम कौन सा है, और वो कौन सा क्राइम है जो होता तो है लेकिन रिपोर्ट नहीं होता? अली हमजा ने जब रजब भट्ट से पूछा कि क्या आप गैंगस्टर हैं, तो इस पे रजब भट्ट ने क्या कहा? अली हमजा ने रजब भट्ट को इस मुश्किल से निकलने के लिए क्या मशवरा दिया, और अली हमजा ने किस तरह से लाहौर में बनाई जाने वाली मुबैना प्राइवेट जेल को बेनकाब किया? ये सब हकाइक जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। आपने अमीर बिलाश मर्डर केस पे काम किया, कभी एहसन शाह से आपकी मुलाकात हुई? ये मर्डर से पहले या फिर मर्डर के बाद, गिरफ्तारी से पहले? एहसन शाह जिस रोज़ गिरफ्तार हुआ उससे गालबन उसने 1 या 2 दिन पहले मेरे साथ रब्ता किया। उसने कहा यार सारे लोग मेरा इंटरव्यू करके गए हैं, आपने इंटरव्यू नहीं किया। तो हम उस वक्त अमीर बिलाश पे एक प्रोग्राम करने का सोच रहे थे, और हम सोच रहे थे किस किस किरदार से बात की जाए, मतलब किस किस सहाफ़ी से बात की जाए, किस किस इसके अजीज़ से बात की जाए। तो हमने सोचा कि चलें, ये बहुत ज़्यादा उस टाइम इंटरव्यू दे रहा था, और उस टाइम अभी ये गिरफ़्तार नहीं हुआ था, किसी को भी इसके हवाले से नहीं पता था कि इसका किसी भी हवाले से कोई भी इंगेजमेंट है। तो इसने रब्ता किया, तो हमने आपस में टीम डिस्कशन की कि चलो यार इसका भी इंटरव्यू कर लेंगे। और जिस रोज़ इसका इंटरव्यू करना था, गालबन उसी रात, मतलब कि अगर सुबह हमने इंटरव्यू करना है, उसी रात ये गिरफ़्तार हो गया और पता लगा कि इसकी भी कोई इन्वॉल्वमेंट पाई गई है और इसको CIA उठा के ले गई है। अच्छा, जब इसको उठा के ले गए, या ये अमीर बिलाश का मर्डर हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहा था, तो इसके कुछ क्लिप्स मेरे सामने आए इंटरव्यू देते हुए, और ये उसमें बातचीत कर रहा है। तो मैंने जब इसको देखा तो मुझे याद आया कि इस शख्स से मेरी कोई 1.5 साल पहले एक चैरिटी इवेंट पे मुलाकात हुई थी। वो एक इवेंट था ठोकर न्याज बेग पे, कोई बाहर की कोई NGO थी। उन्होंने कुछ कंबल और कुछ इस तरह के कपड़े और इस तरह के बिस्तर भेजे थे कि जो लोग डिज़र्विंग आप उन लोगों में तकसीम करें। तो हमारी एक ख़ातून एंकर थी, हमारे साथ हमारे चैनल में होती थी। उन्होंने, मतलब बहनों की तरह थी, तो उन्होंने कहा कि हमज़ा, हमने एक NGO के कुछ कंबल और कुछ कपड़े जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो आप भी आ जाएं। तो मैंने कहा एक रफ़ाई काम है, और एक ख़ातून जो बहनों की तरह है, उन्होंने बुलाया तो हम भी चले गए वहाँ पे। अब वहाँ पे गए तो वहाँ पे एहसन शाह भी आया हुआ था, और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानता था। और वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने देखा कि एहसन शाह वहाँ पे ना एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या टिकटॉकर की तरह से ना वहाँ बिहेव कर रहा था। मतलब कि वहाँ पे कर क्या रहा था कि मुझे पता था कि किस NGO ने भेजा हुआ है, और ये वहाँ पे आया तो ये अब ना वहाँ पे कंबल देते हुए और उन्हें पहनाते हुए ना वीडियोस बना रहा है, और कैमरा ऑन होता था तो फिर ये एक्टिविटी शुरू कर देता था। तो मुझे थोड़ा सा ना अजीब लग रहा था कि यार ये कुछ ड्रामाटाइज कर रहा है। और फिर वहाँ पर वो जिस खातून ने हमें बुलाया हुआ था, उस खातून ने मुझे कहा कि यार ये मुझे ना अजीब व गरीब सी तरह से देख रहा है, और या मुझे ना थोड़ा सा ठीक महसूस नहीं हो रहा। तो वो खातून हमारे लिए इज़्ज़त की जगह थी, बहनों की जगह थी। तो मुझे भी फिर बुरा लगने लग गया कि यार ये क्यों इस हवाले से खातून को जो है डिस्टर्ब कर रहा है, या खातून जो है अनकम्फर्टेबल इसकी मौजूदगी में महसूस कर रही हैं। और फिर मैं इसको ना, बतौर मीडिया वर्कर हमारा काम है, हम जहाँ भी जाते हैं हम लोगों को ना थोड़ा ऑब्जर्व करने लग जाते हैं कि यार ये किस तबीयत का मालिक है, ये क्या कर रहा है। तो वहाँ पे फिर ये मतलब कि कंबल बांटते और देते हुए कुछ अपने ना मुख्तलिफ शॉर्ट्स और टिकटॉक भी बना रहा है। फिर इसने हमारे साथ भी कुछ वीडियोस बनाई। फिर मुझे कहता मुझे आप अपना नंबर दे दें। मैंने इसको अपना नंबर दे दिया। तो इसने ना बाद में कॉल्स के मेरा ना आप इंटरव्यू कर लें, हमने कंबल शंबल बांटे थे। हमने तो इसका इंटरव्यू बहरहाल नहीं किया, और इसका इंटरव्यू कुछ एक
डिजिटल चैनल ने किया और इसमें ये बता रहा है कि जी वो हमने कंबल शंबल बांटे, हालांकि वो इसने नहीं कंबल शंबल बांटे थे, वो एक एनजीओ ने बांटे थे। तो ये मेरी उसकी एक मुलाकात हुई थी इस इंसिडेंट से कुछ साल 1.5 साल पहले, और उसके बाद मैं इसको कभी भी नहीं मिला। इसने 1-2 बार मुझे मैसेज कॉल रब्ता करना, तो मैं क्योंकि मेरा इसका पहला एक्सपीरियंस इतना ही मतलब कि अजीब रहा था कि एक ख़ातून जिसने मुझे बुलाया वो इसकी मौजूदगी में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, और ये जिस तरह वहाँ पे जो है ड्रामाटाइज चीज़ें बनाने की कोशिश कर, मतलब कि जो सोशल मीडिया की एक फ़र्जी ज़िंदगी है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियोस बना रहा है। और मुझे पता है कि कंबल किस एनजीओ ने किसको भेजे और कौन तकसीम कर रहा है, और ये उसका क्रेडिट ले रहा है, तो मैं इसको ना बिल्कुल अवॉइड करता था। 1.5 साल बाद जब ये वाक़या हुआ तो बतौर मीडिया वर्कर हम भी इसको देख रहे थे, और एक इतना नौजवान शख्स इस अंदाज में गया तो वो हर शख्स उस तकलीफ़ में, उस कर्म में तो था, तो हम मीडिया में भी थे। तो वो चीज़ें जब उसको फॉलो करते हुए ये सामने आया तो मैंने कहा ये कौन है, और मुझे याद आया कि ये तो वही है जिसके साथ 1.5 साल पहले मुलाकात हुई थी और ये इस तरह की। तो इसके कुछ इंटरव्यूज़ हुए, और हम जब प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे तो इसने रब्ता भी किया, तो हमने सोचा कि चलो इसका भी इंटरव्यू कर लेते, क्योंकि ये उन इंटरव्यूज़ में बता रहा था कि मेरा बड़ा ही करीबी दोस्त था। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि ये उसका कितना कोई करीबी दोस्त था, और मैं जब पहली बार मिला तो शायद मेरा इससे थोड़ा सा इससे मुँह मारी या लड़ाई हो जाती कि यार मतलब कि एक औरत अगर हमारे लिए इज़्ज़त की जगह है तो उसको क्यों जो है परेशान कर रहा है, या वो क्यों तेरे से जो है परेशान हो रही है। लेकिन बहरहाल वहाँ पे ये फिर कुछ 10-15-20 मिनट जो भी था उसके बाद ये निकल गया, हम भी फिर निकल गए, तो वो बहरहाल मामला इससे आगे वहाँ पे नहीं बढ़े। तो जब पता लगा कि ये उसका करीबी दोस्त, और इसने फिर ख़ुद भी रब्ता करके कह दिया कि यार आप मेरा इंटरव्यू कर लें इस हवाले से, मतलब कि मुझे उस टाइम भी ये चीज़ बड़ी हैरानकुन लग रही थी कि एक अगर शख्स जिसका इतना करीबी दोस्त इस अंदाज में चले जाए, मतलब कि पूरा पाकिस्तान उस वक्त इस चीज़ की तकलीफ़ तो महसूस कर रहा था कि यार एक नौजवान इस तरह से शादी पे गया और अचानक से मारा गया, तो जो उसका करीबी दोस्त था उसको ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इंटरव्यूज़ दे दूँ। अच्छा, वो कैश करवाना चाहता था। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि यार देखें, हम बतौर मीडिया वर्कर हमें पता लग जाता है कि एक बंदा अगर 17 या 18 इंटरव्यूज़ दे चुका है या 20 इंटरव्यूज़ दे चुका है, तो हमें पता लग जाता है कि यार अब इसको ना इंगेज करने का शौक है। और मुझे तो इसलिए भी पता था कि ये कभी कभी मैसेज करता था कि यार मेरा फ़लाँ इस हवाले से इंटरव्यू कर लें, फ़लाँ हवाले से इंटरव्यू कर लें। और फिर मैंने देखा है कि एक यानी कि उस दौरान भी मतलब कि जब इससे मेरी मुलाकात हुई उस और इस इंसिडेंट के दरमियान भी उसका एक बड़े डिजिटल चैनल पे इंटरव्यू हुआ, और उसमें वो बता रहा है कि जी वो मैंने कंबल शंबल बांटे। मतलब कि देखें, अगर आपने अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी काम करना है तो आपको उसको पब्लिसिटी करने की क्या ज़रूरत है, या उसको लोगों तक पहुंचाने की या ड्रामाटाइज़ करने की क्या ज़रूरत है। मतलब कि अगर मैं कोई भी नेक काम कर रहा हूँ तो मुझे क्यों लोगों को बताना कि यार ये मैं नेक काम कर रहा हूँ। अगर तो बताना तो मुझे पता लग जाएगा कि ये शख्स ये काम करना चाह रहा था या नहीं करना चाह रहा था, इस चीज़ को वजह बना के मशहूर होना चाह रहा था। तो वो जब उसने इंटरव्यू का कहा तो हम प्रोग्राम डिज़ाइन भी कर रहे थे, हमने कहा चलो इसका कर लेते हैं, लेकिन उसी रात वो फिर गिरफ्तार हो गया। और जब वो गिरफ्तार हुआ तो ये भी मुझे बड़ा हैरान क्यों लगा कि यार ये बंदा जो उसका इतना करीबी दोस्त और 4 दिन से रो रो के लोगों को दिखा रहा है, लोगों को इंटरव्यूज़ दे रहा है, और वही मुलविस पाया गया। और उसके बाद फिर जब वो उसको जिस अंदाज में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया, बहरहाल वो नहीं होना चाहिए था। यार देखें कि आप यहाँ पे जो है ना अदालतों से इंसाफ दिलवाएं, अदालतों से सज़ाएं दिलवाएं। अगर आप यूं जो है मुबैना पुलिस मुकाबलों में इस तरह लोगों को पार करेंगे तो फिर लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं उस चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं। मतलब कि मैंने देखा कि एहसन शाह के मरने के बाद बहुत से लोगों के दिल में उसके लिए हमदर्दी भी थी। यार देखें, अगर उसने कुछ भी गलत किया, जो भी उसका जुर्म था या जो भी उसके इन्वॉल्वमेंट के आपके पास एविडेंस थे, उस चीज़ की जो सज़ा अदालत ने देनी थी और अदालत सज़ा देता और उसको भुगतना पड़ता, ये जो है वो कभी भी काबिल कबूल नहीं है कि आप किसी भी शख्स को मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दें। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अदालतें मौजूद हैं, यहाँ पे कानून मौजूद है, तो आपको उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं दायरे-कार में रह के उसको सज़ा देनी चाहिए थी। तो बहरहाल वो एक बड़ा एक अजीबो-गरीब केस था, और जिस दिन वो मारा गया तो मैं ना उस चीज़ को सोच रहा हूँ कि जिस दिन ये मुझे पहले दिन मिला और मैं देख रहा हूँ कि इसको मशहूर होने का शौक़ था, और ये ख़वातीन के हवाले से जो है उल्टी सीधी काम हरकतें किया करता था, और आज देखें उस यही हरकतें थीं जिसने उसको मतलब कि किस तरफ ले गया, और आज वो देखें वो जिस भी हालत में था। बहरहाल अल्लाह ताला मर चुका हुआ है, उसकी मग़फ़िरत फरमाए। हमें जो लोग चले जाएं उनके हवाले से अच्छी ही बात करनी चाहिए। उसके अपने मामला थे, जो उसने किया उसको वो भुगतना पड़ेगा।
बहरहाल इस दुनिया से चला गया, तो हमें उसके हवाले से मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया स्टार रजब भट्ट की अगर बात करें, आपका दोस्त है, आपके मैंने कई इंटरव्यूज़ भी देखे उसके साथ। दोस्त कह भी सकते हैं, दोस्त नहीं है, मतलब कि आप ये कह लें कि मैंने उसके दो या तीन इंटरव्यूज़ किए हैं। ताल्लुक भी क्या, मतलब कि उस इंटरव्यू से पहले उनका मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, मतलब कि उस इंटरव्यू से पहले उनका मेरा कोई ताल्लुक नहीं था और मैं उसका कंटेंट नहीं देखता था। मतलब कि मैं देखते हैं जब आप वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और उसके बाद इंटरव्यू भी कर लिया, तो फिर उसकी कोई ना कोई चीज़ आपके सामने, अगर आप सोशल मीडिया एक्सप्लोर कर रहे हैं तो कोई चीज़ सामने आ जाती। लेकिन मैंने उसका आज तक कंटेंट ऐसे देखा नहीं है, मतलब कि आप उसको सर्च करके या उसकी जो भी, मुझे नहीं पता कितने मिनट का वीडियो बनाता है, उसके कोई चंक या कोई अजीबोगरीब हरकत वो तो सोशल मीडिया पे आती थी। अब हुआ क्या कि रजब भट्ट से मेरी मुलाकात या इंटरव्यू इस अंदाज में हुआ कि रजब के घर के बाहर फायरिंग होती है, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार देखें, यहाँ पे किसी के भी घर के बाहर, अगर फ़र्ज़ करें कोई भी शख्स मशहूर है, उसके घर के बाहर जाके आप कोई उल्टी सीधी हरकत करके मतलब फ़ेम हासिल करना, ये कोई तरीका नहीं है। तो इसके घर के बाहर जब फायरिंग हुई, वो लड़का जो है गिरफ़्तार हो गया। तो हमने, क्योंकि हम क्राइम के हवाले से प्रोग्राम्स करते हैं, तो मैंने रब्ता किया रजब से। मेरे पास नंबर भी नहीं था और मैं लिटरली रजब को उस टाइम तक बिल्कुल भी इसका कंटेंट नहीं देखा हुआ था। ये था कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हम एक्सप्लोर करते हैं, हम सोशल मीडिया के खुद मतलब कि लोग हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, टीवी पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई चीज़ अगर वायरल होती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायरल होती है, तो वो आपके एल्गोरिदम में से गुजरती तो है। तो इसी तरह कहीं ना कहीं कोई एक आध क्लिप देखा हुआ था। लेकिन जब ये देखा कि इसके घर के बाहर फायरिंग हुई है, तो मैंने सोचा कि इससे पूछना चाहिए कि क्या हुआ है, मतलब कि ये कोई तुम्हें डराने आए थे, धमकाने आए थे, क्या मसला क्या था। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि ये खुद करवाई है फायरिंग। नहीं, वो लड़के ने असल में इसके घर के बाहर की थी, इसके गार्ड के साथ उसकी कोई चपकलिश थी। अच्छा, मैंने इसका नंबर किसी से मंगवाया और मैं नॉर्मली समझता था, मतलब कि मेरा एक अपनी परसेप्शन थी कि यार ये टिकटॉकर्स थोड़ा सा अजीब से अंदाज में बिहेव करते हैं और आगे से रिप्लाई, तो मुझे था कि मैंने इसको एक मैसेज किया कि हेलो दिस इज़ अली हमज़ा और फ्रॉम फलां टीवी चैनल और आपका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। मैंने इसको सिर्फ मैसेज कर दिया और मैंने जब इसको मैसेज किया तो क्योंकि मेरी इससे इंटरेक्शन ही कोई नहीं थी और ना मैं इसका बहुत ज़्यादा कोई कंटेंट दिखा हुआ था, तो मुझे था कि अच्छा यार करेगा तो इंटरव्यू कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम सोशल मीडिया के लोग हैं, जो भी जिस भी हवाले से लोग खबर तलाश कर रहे हो, कोशिश करते हैं उस खबर तक पहुंचा जाए। मुझे इसका कोई 3-4 घंटे रिप्लाई आया, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, अच्छे अंदाज में रिप्लाई आया। तो मैंने भी अच्छे अंदाज में बात की। तो मैंने इसे कहा कि यार वो हम आपका इंटरव्यू करना चाह रहे थे इस हवाले से। तो इसने कहा मैं अभी फ़िलहाल कराची में मौजूद हूँ और मैंने 1-आध दिन में आना है, तो फिर इंशाल्लाह करते हैं। अच्छे अंदाज में बात की। अगले दिन जब मैंने इससे रब्ता किया, इसने कहा यार अली भाई मेरी ना कराची की फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, मैं सुबह आ रहा हूँ, तो आप सुबह आ जाइएगा। अगले दिन हम गए और फिर इससे मुलाकात हुई। इसने बड़े अच्छे अंदाज में हमें टाइम दिया, इसने पूरा वो तफसीलन बताया। हमने को वहाँ पे बैठ के घंटे 1.5-2 का वालदा से भी बात, इनकी वालदा से भी बात हुई और वहाँ पे हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। और फिर उसके बाद एक और चीज़ जो है वायरल हुई, वो उसमें इसने और इसके कुछ बहनोई हैं गालिबन, उन्होंने कुछ बच्चों को जो है हल्का फुल्का पीटा, मारा पीटा घर में। वो फिर केस वायरल हुआ और ये जब हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया उससे पहले ये हो चुका हुआ था, लेकिन उसमें इसने बात नहीं की। उसके बाद जब वो बच्चे सामने आए, उन्होंने बताया कुरान पे हाथ रखे कि इन लोगों ने हमें जो है मारा पीटा, और इन लोगों ने मारा पीटा इसलिए कि यार ये ना मेरी फैमिली की अजीबोगरीब सी वीडियोस बनाते हैं। तो उस पे दोबारा रजब ने मेरे से रब्ता किया और फिर हमने 1 या 2 बार इसका दोबारा इंटरव्यू किया। उसमें मैंने इनसे पूछा कि भाई आप बदमाश हैं, आपने क्यों एक बच्चे को इस तरह घर में पीटा। तो उसमें उसने बताया कि यार देखें कि अगर आपके फैमिली मेम्बर की कोई इस तरह से नकल उतारे तो आपको कैसे लगेगा। मुझे उस पर गुस्सा आया, हमने जो है इनको हल्का फुल्का जो है वो मारा पीटा भी। फिर उस पर इसके बहनोई का भी मैंने इंटरव्यू किया, लेकिन उसके बाद मेरी उस तरह इससे कोई दोबारा कोई राब्ता नहीं रहा। बल्कि उसके बाद 1-आध बार हमने दोबारा इंटरव्यू की कोशिश की, क्योंकि अब जो हाल ही में जो इसके ऊपर केस पड़ा था बड़ा सेंसिटिव केस था और उस हवाले से मैं इसका इंटरव्यू करना चाह रहा था, लेकिन मेरा इससे राब्ता नहीं हो पाया वल्लाहु आलम, क्योंकि उस वक्त ये यहाँ से सऊदीया भी गया था, हो सकता है कोई नंबर भी कुछ चेंज वेंज हुआ हो, लेकिन मेरा उसके बाद इससे राब्ता नहीं हुआ। तो ये सारी स्टोरी थी कि इससे किस अंदाज में रब्ता हुआ और फिर हमने इससे एक पॉडकास्ट और एक इंटरव्यू किया और हमने उसमें बड़े तल्ख सवाल पूछे। कुछ प्रैंक्स करते हैं, वो उसने बताया कि कुछ प्रैंक्स फेक होते हैं, बल्कि उसने बताया अक्सर प्रैंक्स फेक होते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी ऑडियंस छोटी बच्चों पे भी मुश्तमिल है, आपके फेक प्रैंक से वो क्या सीख रही है। मतलब कि अगर आपने किसी शख्स को अपने फेक प्रैंक में
एक कंटेंट में किसको जो है अगवा किया, या आप उसको तो नहीं पता कि यार ये सब प्लान्ड है, स्क्रिप्टेड है, तो वो इससे अगर कोई और नतीजा ले ले तो क्या आपको होगा। या अगर आप अपनी खाला और अपनी माँ के साथ प्रैंक कर रहे हैं कि यार ये खाला रोज़ हमारे घर आके बैठी होती है, उन्हें घर कब जाना है। मैंने कहा अगर एक बच्चा जो 16-17 साल का या 15-16 साल का आपको देख रहा है, वो इससे क्या सीख रहेगा। उसने कहा नहीं यार ये टोटली इंटरटेनमेंट था। मतलब कि हमने उससे बड़ा जो है एक मुश्किल सवालात पे मबनी एक पॉडकास्ट किया और बड़ा लोगों ने देखा भी। और उसके बाद भी जब वो बच्चों वाला इंसिडेंट हुआ, जब वो बच्चों को इनके घर मार पड़ी थी, उसमें भी इससे बड़ा जो है तल्ख सवालात किए। उसके बाद इससे मेरा राब्ता नहीं हुआ। और अभी बहरहाल जो उसके मामलात हैं, मुझे लगता है कि जो जिस अंदाज़ में वो तशहीर कर रहा था, यार जब आपको इतने लोग फॉलो कर रहे हो, आपकी इतनी फॉलोइंग हो, तो आपको देखना चाहिए कि आपके अल्फाज से किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए। अच्छा, आए दिन जो नई कंट्रोवर्सी बनती है रजब भट्ट की या दूसरे भी टिकटॉकर्स के यूट्यूबर्स हैं, ये आपने भी रजब भट्ट से 2-3 बार इंटरव्यू किया, आपको क्या लगता है ये सिर्फ व्यूज़ के लिए किया जाता है या ये गलती से अनजाने में ये चीज़ें हो जाती हैं? अच्छा, बहुत से टिकटॉकर्स जो हैं वो तो जानबूझ के कोई ऐसी जो है शुरली छोड़ते हैं, कंट्रोवर्सी छोड़ते हैं कि भाई आप डिस्कस वायरल हों, आप डिस्कस हों, आपके हवाले से लोग जो हैं वो चीज़ें तलाश करें, आपको सर्च करें कि यार ये क्यों डिस्कस हो रहा है। रजब के हवाले से मुझे ये लगता है कि रजब जो है बहुत ज़्यादा जो है मशहूर हो चुका हुआ था। और जब आप बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा आपको देखा जा रहा होता है, तो फिर आपके नाकदीन भी देख रहे होते हैं, आपकी छोटी छोटी चीज़ को भी लोग जज कर रहे होते हैं कि यार ये इसने ये क्यों कहा, इसको ये नहीं कहना चाहिए था, इसकी ये हरकत क्यों हुई। तो मुझे लगता है कि जो रजब के साथ कंट्रोवर्सीज जोड़ रही थी ना, ये वो खुद नहीं जोड़ रहा था। ये था बेसिकली ये कि मैं अगर बताऊं तो मुझे ये लगता है, रजब से मैंने पूछा कि तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो उसने मुझे बताया कि गालिबन मैंने मैट्रिक किया हुआ है, 11वीं से मैंने छोड़ दिया था, या गालिबन उसने मैट्रिक में छोड़ दिया था। अब ये देखें कि उसको मतलब कि एक लड़का जिसके जो 10 जमातें पास हैं और उसको मतलब कि इतना फेम मिल गया, इतने लोग उसके साथ जुड़ गए कि उसकी छोटी छोटी चीज़ निकाल के अपने सोशल मीडिया पे भी लगा के वायरल करने लग गए, इतने उसके फ़ैन पेजेस बन गए। उसमें जब वो लगातार रोज़ 30 मिनट या 35 मिनट या जितने भी मिनट की वो वीडियो बना रहा है, वो जब लगातार बोलता है तो कई बार उसको भी नहीं समझ आ रही होती कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब कि आप यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपके एक प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई कंटेंट हेड होगा, आप देखेंगे, आप इसकी तैयारी करेंगे कि मैंने क्या बोलना है, क्या अल्फाज बोलना है। अगर आप रोज़ 30-35 मिनट लगातार बोल रहे हैं तो उसमें आपकी कई बार मतलब कि आपने जानबूझ के ना भी किया हो तो आप बोलते बोलते कोई ऐसा लफ्ज़ बोल देंगे कि उससे किसी ना किसी की कोई ना कोई चीज़ जो है वो हर्ट होगी। मतलब कि इसने माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो बात, जब वो एक उसने जो लफ्ज़ बोला, मेरा नहीं ख्याल कि उसने जानते बूझते हुए बोला होगा। अब वो लगातार जब 30 मिनट बोल रहा है और उसका कोई प्रोड्यूसर भी नहीं है, उसको कोई बताने वाला भी नहीं है, और उसका मतलब कि अपना को बहुत ज़्यादा मतलब कि नॉलेज भी नहीं है, तो उससे इस तरह की गलतियाँ होंगी। अब वो जो परफ्यूम वाला मामला था, उसमें मैं हैरान हूँ कि इसको मतलब कि उस हवाले से पहले भी 1-2 बार नोटिस आ चुके थे, ये अदालत का सामना कर रहा था। इसको जो इसके गिरदोनवा में लोग मौजूद थे या इसके जो वकला मौजूद थे, उसको इस हवाले से एजुकेट करना चाहिए था। देखें, जब आप एक स्क्रीन पर आ रहे हैं और आपको 50 लाख लोग देख रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ उन्हें दिखा रहे हैं, मैटर करता है आप उन्हें क्या एजुकेट कर रहे हैं, आप उन्हें क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, आप मतलब कि आपको उसकी ज़िम्मेदारी ऑन करनी पड़ेगी। उसको ये पता होना चाहिए था कि यार ये 50 लाख लोग देखेंगे, क्योंकि उसकी अपनी 3-4-5 मिलियन की ऑडियंस है जो उसको रोज़ देखती है। और फिर जब इस तरह की चीज़ वायरल होती है तो फिर वो लोग भी देखते हैं जो आपकी ऑडियंस नहीं होते। मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि रजब अगर ये सुन रहा है, उस तक ये क्लिप पहुँचे, उसको चाहिए कि अपनी एक लीगल टीम बनाए जो उसको ग्रूम करे, जो उसको बताए कि यार तुम हर चीज़ पे इस तरह से बात नहीं कर सकते, और बहुत सी चीज़ें ऐसे, अल्फाज का अपना एक वज़न होता है, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे तब जब आपको बहुत से लोग देख रहे हों, बहुत से लोग आपको जो है पसंद कर रहे हों, आपके साथ एसोसिएट हों। मतलब कि बहुत से बच्चे भी इसको देख रहे हैं ना, आप वहाँ पे बैठ के अगर बदमाशी ही दिखाएंगे तो वो बच्चा भी अभी से बदमाशी शुरू कर देगा, उससे लगेगा कि ये स्वैग है, यही लाइफस्टाइल है। लेकिन यार हो सकता है कि आप अब इस नहज पे पहुंच चुके हैं, या आप अब इस जगह पहुंच गए हैं कि आपको बहुत से पैसे हैं, आप बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन एक बच्चा जो एक लोअर मिडिल क्लास से है, हाँ,
वो ये अफोर्ड नहीं कर सकेगा। मतलब कि जो बच्चा आपके घर के बाहर आके फायर कर रहा था वो था तो आपका ही फॉलोअर, और आप ही उसको ऐसे चौड़े होके चल के दिखा रहे थे, आप उसे बता रहे थे कि जी आप उसको ये बदमाशी कल्चर दिखा रहे थे। उसी में उसको फिर जो चीज़ समझ आई, उसे लगा कि शायद मैं इसका इस्तेमाल करके मशहूर हो सकता हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो आप जो अपने फॉलोअर्स को एजुकेट कर रहे हैं, आपको उसकी बहरहाल ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बहरहाल जब आप मशहूर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपके जो हर लफ्ज़ है, हर अल्फाज को जज भी किया जाता है, और फिर आपको उन अल्फाज की जो तपिश होती है वो भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और फिर जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा चाहने वाले होते हैं, फिर वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा नाकदीन भी होते हैं, और नाकदीन इसी चीज़ की तलाश में बैठे होते हैं कि आप कब कोई गलती करें, कब कोई ब्लंडर करें। तो मेरा ख्याल है कि इसको ये चाहिए कि अगर आप रोज़ भी एक व्लॉग कर रहे हैं तो आप अपना एक कोई कंटेंट हेड बना दें। वो कम से कम जब बैठे वो ये चीज़ देखे कि यार कोई ऐसी चीज़ जो मतलब कि फिल बदी निकल गई, या आप जिस अंदाज में कर रहे थे वो निकल भी गई, तो वो उसको हज़फ कर दे। हाँ, गेट कीपिंग हो जाए। हाँ, गेट कीपिंग हो जाए। ये ना हो कि वो चीज़ 50 लाख लोगों को इंडोर्स ही हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये इस हवाले से इसकी मतलब कि जो फैमिली है, ख़ासतौर पर वालदा, उन्हें चाहिए कि एक तो इसके साथ कोई लीगल टीम एसोसिएट करें जो इसको इस हवाले से बताती रहे, अवेयर रखे, और एक कोई कंटेंट हेड रख दे कि अगर कोई बात ऐसी इसके मुंह से या इसके जो भी करैक्टर हैं, उसके दोस्त अहबाब, उनके मुंह से निकल भी जाए, हो भी जाए रिकॉर्ड, तो वो पब्लिश होने से पहले उसको एक बार वहाँ पे गेट कीपिंग करते हुए उस चीज़ को हज़फ कर दें, ना कि बाद में फिर आप उसकी 100 तरह की जो है आगे से जवाब देते रहें, आप 100 तरह के आगे से वजूहात बताते रहे, नहीं जी ऐसे नहीं था, ये ऐसे था, इसको इस अंदाज में पेश किया गया। बहरहाल वो उस चीज़ की हिद्दत और शिद्दत तो महसूस कर रहा है। आप जब इतने बड़े ब्रांड बन जाते हैं, या आप इतने बड़े मतलब कि एक यूट्यूब चैनल को रन करते हैं जो इतने लोगों तक पहुंच रहा है, तो आपको इस तरह की सेंसिटिव चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरह की चीज़ों में उलझने की, उस पर बात करने की, या उस सेंसिटिव दफ़ात पे या उस तरह की चीज़ों पे अपने ब्रांड का नेम रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बात करने की भी ज़रूरत ज़रूरत नहीं है। मतलब कि देखें ना, अल्लाह माफ़ करे, 302 है, आप उस पर फ़ख्र नहीं कर सकते जी, ओ जी फ़लाँ बंदे थे 302 लगी साढ़े। यार देखिए, मतलब कि ये वो चीज़ें हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको इतने लोग देख रहे हैं, आप उस पर क्या बात कर रहे हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि जब आप बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हों, बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े हों, तो आप इस तरह की जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, सेंसिटिव स्पॉट्स हैं, उनको अवॉइड करें, वरना फिर आप जो है मुश्किल का आपको सामना करना पड़ेगा, जो कि अभी आप कर रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन आप करते हैं? जी। किस किस तरह के आपने किए? हमने बहुत से स्टिंग ऑपरेशंस किए। मतलब कि नॉर्मली हमारा जॉनरा ही ये है। हमने बहुत से अताई डॉक्टर पकड़े, हमने एक प्राइवेट जेल पकड़ा जहाँ पे बहुत से लोगों को जंजीरों से बांध के रखा हुआ था। हमने एक जाली जो है बाबा जी पकड़े। बाबा जी पता नहीं मैं क्यों कह रहा हूँ, एक ढोंगी बाबा पकड़ा जो 20 साल से बतौर इमाम मस्जिद उस इलाके में मौजूद था, और उसको बड़ा इज़्ज़त और वक़ार की नज़र से अहले इलाका देखते थे। और वो वहाँ पे 20-30 ख़वातीन तो वो मुँह से मान रहा था कि मैं उनके साथ ये इस तरह की ज़्यादती और इस तरह की मामलत कर चुका हूँ। अच्छा, ये ऑन कैमरा वो माने? उसका जो हमने इंटरव्यू किया और जो हमारी उससे जेल में मुलाकात हुई, और जो इन्वेस्टिगेशन में, जाहिर सी बात है कि हमारे साथ वो पुलिस जो SHO थे और DPO साहब से जो हुई, वो भी बता रहे थे कि वो ये चीज़ जब उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ये चीज़ मानता था कि 12-15 ख़वातीन के साथ तो मैं कर चुका हूँ। लेकिन जो वो वहाँ की जो थे SHO और जो DPO से, उनके मुताबिक ये नंबर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एक शख्स 20 साल से एक ऐसे मर्तबे पे बैठा हुआ है, दीनी लिबादा ओढ़ के, जहाँ पे हर शख्स उसको इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखता है। उसने वहाँ पे एक ख़वातीन के लिए तालीमी स्कूल भी बनाया हुआ था मुफ्त, वहाँ पे वो बच्चियों को तालीम भी दे रहा था। अब सोचें कि वो वहाँ पे कितनी बच्चियों को ट्रैप करता होगा। और उस शख्स ने जो हमारी उससे गुफ्तगू हुई, उसमें वो बता रहा है कि मैं जो है मतलब कि वो ज़ेरे नाफ तवीज़ रखता था, मतलब कि वो उल्टी सीधे तवीज़ धागा भी किया करता था। और वो जो एक जिस्मानी ताल्लुक़ बनने के बाद जो ये इकट्ठा होता था, उसको इकट्ठा करके उससे कोई तवीज़ लिखता था। मतलब कि इस कदर वो जो है वो गलीज़ इंसान था, और पूरे इलाके में उसको इतनी इज़्ज़त और एहतराम के साथ देखा जाता था, इतनी इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता था कि लोग उसके हाथ चूमते थे। और हमारे पास उसकी वीडियो आ गई जिसमें एक ख़ातून जो उस
की जिस्मानी दरिंदगी की बार शिकार हो चुकी थी। बहरहाल एक बार फिर उसको जब ये एहसास हुआ कि ये काम ख़राब है, तो फिर उसने हिम्मत की, उसने हमसे रब्ता किया, फिर हमारे पास एविडेंसेस आए, फिर हमने वहाँ पे मुतलका जो टीम्स थी, जो वो वहाँ पे पुलिस की टीम्स थी, उनके साथ जाके उसको गिरफ़्तार करवाया, और वो फिर ये मानता भी था। और वो आगे से मुझे बड़ी हैरानगी हुई, वो ये कहता था कि वो जरा उसके आगे से उसका अंदाज़ था बड़ा अजीब सा। वो उससे मुलाकात हुई तो कहता वो जिहड़ी बुढ़ी ने तुहानू दस्सिया है वो 2 छड़ के 10 नंबर आई। अब वो हमें बता रहा है कि जो औरत ने आपको मेरा शिकायत लगाई है वो 2 नंबर छोड़ के 10 नंबर थी। तो मैंने उसे कहा कि जनाब उन्हीं कितने नंबर ने, तो उसमें कहता है कि मैं तो 20 नंबर हाँ। ये बात वो हवालात में बैठ के बता रहा है और हंसते हुए बता रहा है कि मैं तो 20 नंबर है ना फिर। और वो बता रहा है कि मैंने 12-15 ख़वातीन को जो है इस तरह से मैं कर चुका हूँ, और उसके मोबाइल से फिर बहुत सी चीज़ें पुलिस को बरामद भी हो गई थी। तो हमने वो एक जाली ढोंगी बाबा, आमिल बाबा जो भी था, उसको पकड़वाया। फिर उसके बाद हमने जो प्राइवेट जेल किया था। अच्छा, वो प्राइवेट जेल किसकी थी? प्राइवेट जेल जो थी वो एक बिलाल नामी कोई शख्स था जो कि रिक्शा ड्राइवर था, और वहाँ पे मुबैना तौर पे वो डॉक्टर बिलाल के नाम से एक रीहैब सेंटर चला रहा था। होता क्या था? रीहैब के नाम पे उसने ना मुख्तलिफ रीहैब, ये जो मुबैना रीहैब होते हैं, यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे होता ये है कि आप का फ़र्ज़ करें आपका अपने भाई के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और वो छोटा है और अभी वो थोड़ा सा सीधा है, तो आप इस तरह के जो जाली प्राइवेट जेल बने हुए हैं, आप उसे कहेंगे यार मैं तुम्हें महाना 30,000 दिया करूँगा, तुम अपने बंदे बेच के उसको उठा के ले जाओ। वो वहाँ पे जाके उसको जंजीरों के साथ बांध लेंगे। हम जब इस जाली जेल में पहुँचे तो यहाँ पे 40 के करीब लोग मौजूद थे जिन्हें नशा छुड़वाने की आड़ में वहाँ पे जंजीरों के साथ बांध के रखा हुआ था। आपको कैसे पता चला? हमारे पास 2 लोग ऐसे हैं जो वहाँ से जो है किसी तरह से भाग के आए थे, वहाँ से किसी तरह छूट के आए थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमें नंगा करके वहाँ पे पिलर के साथ बांध के, और वो जो डॉक्टर बना हुआ था जाली डॉक्टर बिलाल, वो बल्ला पकड़ के तो चौके और छिक्के मारता था। मतलब कि वो बल्ला से मारता, कहता चौका हो गया। मतलब कि आप सोचें कि उसकी अपनी जहनी कैफियत क्या है। और पीछे वो कहता वो गाने लगा देता था। और जो उसने ये रीहैब सेंटर बनाया हुआ था उसमें उसने बाकायदा तौर पे सलाखों के साथ उसको मतलब कि जेल बनाया हुआ था। वहाँ पे कोई एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ से आप बाहर निकल पाएँ। और जो उसकी एंट्रेंस थी वहाँ पे बाकायदा तौर पे उसने वो सलाखों वाला दरवाज़ा बनाया हुआ था, और उसके आगे उसने अपना एक रूम बनाया था जहाँ पे उसने कैमरे से उसको मोनीटर भी करता था। अच्छा, ये शहर के बीच कहीं बनाया? ये शहर के बीच, लाहौर के अंदर, ये लाहौर के बीचों बीच हो रहा था। हम वहाँ पे गए, और अच्छा वो जो लोग हमारे तक पहुँचे उन्होंने बताया, उन्होंने अपने जिस्म पे दिखाया, उनके निशानात मौजूद हैं और उनको जगह जगह पे उन्हें मारा हुआ है, पीटा हुआ। उसने बताया कि यहाँ पे वो 3 माह अंदर रह के आए थे। तो हमने कहा अच्छा यार ये कैसे मुमकिन है एक शख्स जो रिक्शा ड्राइवर है वो इस तरह मुबैना तौर पे रीहैब सेंटर बना ले, क्योंकि रीहैब सेंटर भी जो बनाए जाते हैं वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं, और जो नशा किसी का भी छुड़वाना बाकायदा तौर पे एक पूरा प्रोसीजर है, सर्टिफाइड उसमें होते हैं। हाँ सर्टिफाइड होते हैं, उसमें साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, फिर उनकी प्रॉपर जो है उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनको नींद की जो भी मामलात होते हैं उनकी पूरी एक तरीके के साथ छुड़वाया जाता है, और ये बड़ा महंगा प्रोसेस है। अगर आपने उनको जूते मार के और उन्हें बांध के नंगा करके बल्ले से मार मार के छुड़वाना है तो फिर आप वो घर वाले खुद ही उसको बांध दें और उसको मारी जाएं। यहाँ पे इस तरह के जो रिहैब सेंटर्स थे वहाँ पे इसकी आड़ में होता क्या था कि आपने कोई भी शख्स जो आपका अजीज़ है, जो आपका भाई है, उसके साथ आपका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या आपका कोई भी मामला, आप उसको यहाँ पे बंद करवा सकते थे। इन्हें आगे कहना, उन्होंने आगे कोई इंजेक्शन लगाने कहना यार ये ड्रग्स कर रहा है, इसका इलाज करने लेके जा रहे हैं, वो बेचारा वहाँ पे उसको ले जाएंगे, वहाँ पे उसको नंगा करके उसको तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, और कोई शख्स जो है ना वो वहाँ से निकल पाएगा। और उस जो जाली डॉक्टर उसको 30,000 35,000 उस मद में हर महीने आ जाना है, उसने उसको रखा हुआ है, और उसने बाकायदा तौर पे अपने साथ 4 से 5 लोग रखे हुए थे जो इन पे तशद्दुद करते थे। हम वहाँ गए तो वहाँ पे 3 से 4 लोगों को जंजीरों के साथ बांधा हुआ था। वहाँ पे एक शख्स था, उसने मतलब कि 30 से 35 साल उसकी उम्र थी, मतलब कि बड़ा मेच्योर आदमी था। उसने मुझे कलमा पढ़ाया, और कलमा पढ़ा के कसम दे कहा कि मुझे लेके जाओगे तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ। तो मैंने उसे बताया तो सही। तो उसने अपनी शलवार उतार दी और उसने कैमरे की तरफ अपनी ये पीठ करके उसने अपनी शलवार उतार दी। उसने कहा ये देखें इन्होंने मेरा हाल क्या किया। वहाँ पे मिर्चों वाले डंडे रखे हुए थे जिनके साथ उन्हें मारते थे, उनके साथ पता नहीं क्या क्या करते थे। वहाँ पे एक शख्स था, वो मेरे साथ इस तरह लिपकता था कि आपकी सोच है। तो वहाँ पे ये मामला थे।
अच्छा, आपके साथ पुलिस भी थी? पुलिस- एक्शन हुआ उस पर? उसमें पुलिस थी, और पुलिस भी हम इस तरह ले गए कि हमने ना उधर जाने से पहले हमें पता लग गया था कि अंदर थोड़ा सा मामला संगीन है। हमने 15 पे कॉल की, जो 2 पुलिस एहलकार है, हमने कहा इधर आए, हमने आपको एक जगह लेके जाना है। वो गए तो वहाँ पे आगे ये मामला, पुलिस वाले भी वहाँ पे खौफ खाने लगे कि ये क्या हो रहा है। मतलब कि हम अंदर गए, उन्होंने बाहर से जेल बंद कर दी। पुलिस को पता था कि इस तरह के मामलात हैं उस सर एरिया में? मुझे नहीं पता कि उन कांस्टेबल्स को पता था या नहीं पता था। वो कांस्टेबल वहाँ पे ना, बजाय कि हमारी, मतलब कि हम आपको लेके आए हैं, हम मुद्दई हैं, आप हमारी तरफ से मतलब कि हमारा मुकदमा सुने और आप उसको लेके जाके उसकी जो कार्रवाई बनती है करें, वो वहाँ पे कहें कि हम जा रहे हैं। मैंने कहा आप चले जाएं, फिर हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमें ये मार भी देंगे तो फिर आपकी सिर ही पड़ेंगे कि हम आपको ये लेके आए हैं, आप रियासती नुमाइंदा है यहाँ पे, हम आपको बता रहे हैं कि ये देखें कोई भी शख्स जो डॉक्टर नहीं है वो किस तरह से एक मुबैना तौर पे एक रिहैब सेंटर बना के बैठा हुआ है। वो खुद बता रहा है मैं डॉक्टर नहीं हूँ। उसने आगे 5 लोग रखे हुए हैं, कोई एक भी बंदा किसी मेडिकली किसी भी फील्ड से एसोसिएट नहीं है, वो कैसे मतलब कि एक रिहैब सेंटर चला सकता है? वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि हमें तशद्दुद करता है, वहाँ पे वो लोग, बहुत से लोग बता रहे हैं कि ये देखें हमारे पे निशानात देखें, वहाँ पे एक कंप्लेनर मौजूद है हमारे पास। तो बहरहाल वहाँ पे जो है बड़ा ही खौफनाक जो है वो एक प्रोग्राम था। और फिर हम उस शख्स को किसी तरह, हमने पुलिस को इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताई कि आपने इसको लेके थाने जाना है, ये बंदा यहाँ पे नहीं किसी का नशा छुड़वा सकता, इसके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। और यहाँ पे नॉर्मली इस तरह के रिहैब सेंटर में अगर अल्लाह ना करे किसी को इतना तशद्दुद किया जाए कि वो मर ही जाए, तो उस बंदे का कोई मूल्य नहीं पड़ता। वो उसके मुतलका जो भी उसकी फैमिली होगी उसके कहेंगे यार वो नशा नहीं छड़ सकिया बेचारा, पूरा हो गया, तो तुसी उनकी ते ओदी तदफीन करोगे, असी आप ही उन्हें दफन भी कर देंगे। अब वो देखें जो एक शख्स नॉर्मली जिसको इस अंदाज में कहीं पे रिहैब सेंटर में जमा करवाया होता है, वो फैमिली के लिए तो पहले ही मर गया होता है। वो वहाँ पे मर भी जाएगा तो उसकी किसी ने कंप्लेन नहीं करनी। और अगर किसी बंदे ने अपना कोई मतलब कि ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी भी अपने किसी अजीज़ को, किसी सुतेले भाई को या अपने सगे भाई को जिसके साथ आपके कोई मसले हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हैं, आपका कोई कारोबारी मसला है, आपने जमा करवाया हुआ, वो मर भी जाएगा तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? उसने रिश्तेदारों को कहना यार वो थे नशा नहीं छड़ सकिया, बेचारा पूरा हो गया, तो वो बंदा बड़ा चंगा, उन्हें क्या मैं आप ही ना ओदी तदफीन तो आप पे सारा खर्चा खुर्चा कर दूंगा। हम उस बंदे को लेके मुतलका थाने गए, वहाँ पे SHO साहब को बताया, DSP साहब को बताया। वो बजाय कि हमारी सुनते, उन्होंने उसको बैठाया, वो चौड़ा होकर वहाँ पे AC वाले कमरे में चेयर पे बैठा, पाँव पे पाँव रख के, साथ वो चाय पी रहा है, और हमें वहाँ पे धक्के दे के उन्होंने बाहर निकाल दिया। आज के दिन पे क्या स्टेटस है उस जेल का? मैं बताता हूँ। वहाँ पे जब वो वायरल हुआ, वो हमारा वो प्रोग्राम था जो बहुत ज़्यादा देखा गया। मैं अगर आपको बताऊँ तो उस पर 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए, 100 मिलियन लोगों ने वो देखा। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखा जाए और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए, तो फिर वो उस पर कार्रवाई करना इन पे फ़र्ज़ हो जाता है, मजबूरी हो जाती है, मजबूरी हो जाती है ना। हर दूसरा बंदा पूछता है यार वो क्या बना है, यार ये कोई मतलब कि क्या तरीका, किसने रखा हुआ था, कौन लोग हैं, ये पता कराएं। वो डॉक्टर भी नहीं है, कैसे रिहैब सेंटर चला सकता है? तो मेरे से शहबाज शरीफ साहब की टीम में से एक साहब ने रब्ता किया। उन्होंने पहले मेरी हाल अहवाल पूछा और फिर पूछा ये कहाँ पे था, ये क्या कर रहा था, कैसे मुमकिन है? फिर मैंने उन्हें बताया। फिर हम इस पे दोबारा एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे थे, क्योंकि मुझे बार बार वो चीज़ खाई जा रही थी कि वो लोग कह रहे थे कि भाई हमें छोड़ के ना जाना, हमें लेके जाना, लेकिन अगर वहाँ का मुतलका जो थाना है वो कार्रवाई करने से इनकार कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो नहीं वहाँ पे जाके उन लोगों को रिकवर कर सकता या उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है कोई मुकदमा दर्ज करवा सकता। मैं तो थाने लेके जा सकता, थाने वालों ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। बहरहाल फिर जब ये चीज़ वायरल हुई, नोटिस में आई और फिर इस पर नोटिस हुआ, तो मैंने अपने तौर पर पता करवाया, तो अब वो शख्स वहाँ पर नहीं है। अब वल्लाह आलम उसको गिरफ़्तार कर लिया गया या उसने वहाँ से बंद करके कहीं और ले गया। लेकिन देखें, बतौर मीडिया वर्कर मेरा काम था निशानदेही करना। हमने अब उसकी निशानदेही कर दी, वो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा, और हम हर दूसरे तीसरे हफ्ते या महीने बाद उसका एक क्लिप लगा देते हैं ताकि उस शख्स की जो शक्ल है पूरा पाकिस्तान देख ले कि यार ये बंदा नौसरबाज है, ये डॉक्टर नहीं है, ये मुबैना तौर पर रिहैब सेंटर चला रहा है, और उसके रिश्तेदारों को भी पता लग जाए। और बहुत से लोग, मतलब कि वहाँ पे अगर 40 लोग मौजूद थे, उसके बहुत से रिश्तेदारों ने भी वो देखा होगा, वो भी पहुँच गए होंगे कि भाई हमने आपके पास अपना बंदा नहीं रखना, हमारा बंदा बाहर दें, हमें नहीं यहाँ पे इलाज करवाना। मतलब कि फ़र्ज़ करें कि अगर कोई वाक़यातन इलाज के घर से भी वहाँ पे छोड़ के गया होगा, वो जब प्रोग्राम वायरल हुआ उसके जो वहाँ पे लोग बंद थे उनके रिश्तेदारों तक पहुँचा होगा, उनके रिश्तेदारों के आगे दोस्त साहब आपने कहा होगा यार तुसी वो फलां मुंडा उसे जमा कराया है देखो। तो बहरहाल लोगों ने वहाँ पे आके फिर अपने लोगों को छुड़वा लिया, और अब जितनी हमने शक्ल उसकी लोगों को दिखा दी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई जानते बूझते हुए इलाज के घर से अपना कोई भी मरीज़ वहाँ पे छोड़ के आएगा। बाकी अगर आपने
अपने ज़ाती गोल्स के लिए या अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए किसी बंदे को वहाँ पे बंद ही करवाना है, मतलब कि उसको वहाँ पे हब्से बिजा में ही रखवाना है, तो फिर आपको पता है कि पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या कुछ नहीं होता। जब आप इस तरह के शो करते हैं, वो वायरल होते हैं, एप्रिसिएशन होती है या आपको थ्रेट आता है? देखें, बहुत से लोगों की जानिब से अप्रिसिएशन भी आती है, मतलब कि अगर आप अताई डॉक्टर की बात करें, लोग नॉर्मली कहते हैं कि यार आप क्यों अताई को पकड़ रहे हैं, भाई वो किसी दिन किसी का कोई बच्चा मार देगा या आपको कोई गलत टीका लगा देगा। आपको अगर पता हो कि ये शख्स डॉक्टर नहीं है तो क्या आप उससे दवाई लेके खा सकेंगे या आप उससे ऑपरेट करवा सकेंगे? आप दूसरे के लिए कह रहे हैं कि नहीं जी वो सस्ता है, वो इलाज करवा रहा है, तो आपको क्या तकलीफ़ है? भाई एक शख्स डॉक्टर नहीं है, वो किसी भी दिन कोई भी नुकसान कर देगा, ठीक है? और हम जब उसको एक्सपोज कर रहे हैं, आप उसके हक में आ रहे हैं। आप ये सोचें कि अगर कोई ऐसा शख्स वो प्रोग्राम देख रहा हो जिसके बच्चे के साथ या जिसके अजीज़ के साथ किसी अताई डॉक्टर ने इस तरह का मामला कर दिया हो और उनका नुकसान हो गया हो, वो प्रोग्राम और तरह से देखेगा। वो तो शायद ये प्रोग्राम देखते हुए रोने लग जाए, वो तो हमें दुआएं भेजेगा, वो हमें अप्रिशिएट करेगा। और बहुत से ऐसे लोग जो मतलब कि इस पेशे से मुंसलिक है, वो तो तनकीद ही करेंगे ना कि यार मतलब कि यार हमने एक डॉक्टर पकड़ा, वो मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ पे डॉक्टर बन के बैठे हैं, आपके पास क्या लॉजिक या मंतिक है, मतलब क्या आपकी डिग्री है? उसने कहा मेरी डिग्री ये है कि मैं 10 साल डॉक्टर के साथ रहा हूँ। भाई ये कौन सी डिग्री है कि तू 10 साल डॉक्टर के साथ रहा, तू खुद डॉक्टर बन गया? उसने वहाँ पे दवाइयों के ऊपर निशानी लगाई हुई थी। मैंने कहा आप डॉक्टर नहीं है तो आप दवाई किस तरह देते हैं? उसने कहा ये वाला खाना बुखार वाला, ये वाला खाना गला, उसने निशानियाँ लगाई हुई थी। तो देखें कि एक शख्स जो डॉक्टर नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ किस तरह से आपकी जिस्म पे जो है असरअंदाज होगी, वो तो आपको कुछ भी लगा देगा, वो तो आपके जिस्म के साथ कुछ भी कर देगा। तो आप देखें कि अगर तो आपने किसी अताई से ही इलाज करवाना है तो फिर आप छोड़ें अताई से भी, आप किसी कसाई के पास जाएं, आप उसे कहें भाईजान तुसी कट कुट ला लेंदे हो तो मेरा अपेंडिक्स ऑपरेशन तुसी कर दो। भाई उसके लिए यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो रियासत पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने डिग्री ली, उसके बाद हाउस जॉब की, हाउस जॉब के बाद सीनियर डॉक्टर्स के साथ काम किया, फिर अल्लाह ताला ने उसके हाथ में शिफा रख दी और वो अब लोगों को सर्व कर रहे हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन एक शख्स जो इस चीज़ का अहल ही नहीं है, जिसके पास ये नॉलेज ही नहीं है, जिसको ये पता ही नहीं है कि बॉडी में कितनी तरह की जो है वो क्या क्या मौजूद है, किस तरह की डिजीज़ेस हैं, उसके लिए क्या उसकी अदवायात हैं, वो अदवायात किस तरह से असरअंदाज होंगी, आप कैसे उसको मतलब कि जाके अपने बॉडी को जो है चेक करने दे सकते हैं। और दूसरी बात, मेरी बात सुने, डॉक्टर्स पे आप इतना एतबार करते हैं कि अगर एक डॉक्टर ने कोई भी नुस्खा लिख के दे दिया, आप जाके किसी भी फार्मेसिस्ट से ये नहीं पूछेंगे कि ये किस चीज़ की दवाई है, ये क्या, इसका क्या असर होगा। आप बस जाके कहते हैं कि यार दे दो और आप खा लेंगे। या फ़र्ज़ करें डॉक्टर ने कोई भी गोली लिख के दे दी, आप खा लेंगे, भले वो जहर की क्यों ना हो। आप कभी भी जाके किसी से पूछेंगे नहीं कि यार ये गोली का क्या असर होगा, ये किस तरह से मुझ पर असरअंदाज होगी। ना मेडिकल स्टोर वाले आपको बताएंगे। हाँ, मैं बात बता रहा हूँ कि आप डॉक्टर्स पे इतना एतबार करते हैं और वहाँ पे इस तरह के जो बहरूपिया बैठे हुए हैं, जिन्होंने मतलब कि जिनका ये इस शोबे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसका लिबादा ओढ़ के बैठे हुए हैं और कार्रवाइयाँ डाले जा रहे लोगों को। वो जो स्टीरॉयड के टीके लगा रहे हैं, वो कल को बजाय कि उसकी तबीयत ठीक होनी है फौरी तौर पे, तो उसको कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो उसकी तबीयत पे वो ज़्यादा जो है वो बुरा असर डालेगी। तो बहरहाल यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम तो कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को इस चीज़ की जो है निशानदही करवा सकें कि कौन कहाँ पे किस अंदाज में आपकी जानो माल के साथ खेल रहा है, मतलब कि कौन आपके एतमाद का, एतबार का फ़ायदा उठाते हुए आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आपसे फ़लाँ तरह के यानी मुख्तलिफ़ तरह के जो है फ़ायदे उठा रहा है। हम बतौर मीडिया वर्कर उसकी निशानदेही कर देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप डिपार्टमेंट के साथ क्यों नहीं जाते? भाई हम मुतलका डिपार्टमेंट के साथ जाते हैं, उस दिन वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है कि मुतलका डिपार्टमेंट की इजाज़त के बगैर कोई भी जाली डॉक्टर वहाँ पर बैठा हो या वहाँ पर कोई उल्टा सीधा काम कर रहा हो। ये सारों की मिली भगत से ही हो रहा होता है। वहाँ पे बाकायदा तौर पे मंथलीज जारी होती हैं, मतलब कि एक जाली डॉक्टर बैठा हुआ है, मुमकिन ही नहीं है कि उस इलाके के DDHO को मालूम ना हो। ये उसके साज़बाज के साथ ही वहाँ बैठा होता है। और जिस दिन हम DDHO को साथ लेके जाएंगे कि चलाएं आपको एक जाली डॉक्टर पकड़ाते हैं, वो DDHO पहले उसे बता देगी कि आज फ़लाँ टीम आई हुई है, देखना तुम्हारी तरफ ही ना आ जाए। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जाके इतने एविडेंसेस कलेक्ट कर लें कि मुतलका डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं, को DGs हैं
या उस मिनिस्ट्री के को हेड कर रहे हैं, जो भी हैं बड़े बड़े आला ओहदेदारान हैं, उन तक ये चीज़ पहुँच जाए, वो अपने जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनसे पूछे कि भैया की हो रहा है, पूछो दसो की हो रहा है। नॉर्मली हम बहुत से लोगों को जब पुलिस के हाँ पकड़ा के आते हैं या पुलिस को शामिल करते हैं, पुलिस हमारे नाम पे उनसे जो है उन्हें ब्लैकमेल शुरू कर देती है बहुत। इसलिए मैं बहुत से लोगों को, बहुत से जो हम प्रोग्राम्स करते हैं, हम उन्हें पुलिस के हाथ पकड़ा के आने के हक में नहीं है कि हम उसको पुलिस के पकड़ा के आते हैं, पुलिस वाले ने कहते हैं कि चलो जी आइंदा असी नहीं आन देंगे, ना मैं उस पुलिस वाले को जानता हूँ ना वो मुझे जानता है, लेकिन वो उसको मौके पे कहेगा चलो जी आइंदा असी नहीं आन देंगे, तुसी ये दियो सानू। तो इसलिए हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि हम जाएं, हम उसके मुकम्मल एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद उसके पास जाएं, उससे पूछें कि ये तुम क्या कर रहे हो। अगर तो उसके पास कोई मंतक, रीज़न, लॉजिक हो, वो लोगों तक पहुँचाए, नहीं है तो वो खुद ही एक्सपोज हो जाएगा। और फिर हम उसको टीवी पे लोगों को दिखाते हैं कि ये देखें, ये फ़लाँ शख्स जिसके पास डिग्री नहीं है, ये लोगों की जानो माल के साथ खेल रहा है। ये फ़लाँ शख्स देखें कि जिसके पास पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस नहीं है, ये लोगों को जहर बना के बेच रहा है। और ये देखें किस तरह की फ़ूड तैयार कर रहा है, और देखें कितनी गंदगी के साथ फूड तैयार कर रहा है। हम उन तमाम एविडेंसेस को ला के, मतलब जैसे वो शराब वाले पुलिस एहलकारान से जो हमने शराब बरामद की, वो अगर मौके पर नहीं भी हम उनको जो है पकड़वा सके, तो उनकी शक्ल जो है वो मुतलका डिपार्टमेंट को तो पता है कि कौन सा पुलिस एहलकार कहाँ पे खड़ा हुआ है या किस उसका नाम क्या है। तो जब उसकी शक्ल चली तो कोई भी डिपार्टमेंट का जो बड़ा है या कोई उनका जिम्मेदार है, वो कभी भी एक छोटे एहलकार की एक भंड या गलती को कभी भी डिफेंड नहीं करेगा, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अच्छा, लेकिन आप जब सर पर कफन बांध के चले जाते हैं, अकेले जाते हैं, किसी पुलिस वाले को या जो अथॉरिटी है उसको नहीं बताते, तो नुकसान नहीं हुआ कभी? देखें, ये प्रॉपर एक साइंस है कि आपने उस शख्स को ट्रिगर नहीं होने देना कि वो इस नहज पे पहुंच जाए, या तो अपना नुकसान शुरू कर दे या आपका नुकसान शुरू कर दे। हम उसको जाके बड़े सॉफ्टली कि मतलब कि अगर कोई फेक डॉक्टर है तो मैं उससे यूँ शुरू करता हूँ कि आपका क्या नाम है। वो कहेगा जी मेरा नाम, फ़र्ज़ करें कि जैसे आपका नाम अली भट्ट है, वो कहेगा जी अली भट्ट है। मैं उससे पूछूंगा कि अली भट्ट या डॉक्टर अली भट्ट, तो वो यहाँ पे जो है ना वो परेशान हो जाएगा, तो वो पजल हो जाएगा। क्योंकि अगर वो डॉक्टर नहीं होगा तो वो कहेगा अली भट्ट, तो मैं कहूँगा फिर आप डॉक्टर नहीं है, वो कहेगा नहीं डॉक्टर। तो मैं पूछूंगा कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, आप कैसे लोगों का इलाज कर सकते हैं। और फ़र्ज़ करें अगर वो कहेगा डॉक्टर अली भट्ट, तो मैं उससे पूछूंगा कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको तो यहाँ पे डिग्री प्राउडली लगानी चाहिए, कहाँ है आपकी डिग्री, दिखाएं। तो फिर वो आगे से कहानी शुरू करेगा। तो मैं उसको जाके कोशिश करता हूँ कि मैं इतना ट्रिगर ना कर दूँ कि वो अपना या मेरा नुकसान करे। हम उसको बड़ा पोलाइटली, सॉफ्टली उससे बातें करते हैं। मतलब कि वो जो आपने पुलिस एहलकार की बात की जिससे हमने शराब बरामद की, तो मैं उसको ये नहीं कह रहा कि नीचे आओ तो मैं बताऊं तुम शराब लेके जा रहे हो। मैं उससे कह रहा हूँ आप शराब लेके जा रहे हैं यार, आप वर्दी में शराब लेके जा रहे हैं, मुझे दिखा दें कि ये शराब किस तरह की होती है, मैंने आज तक देखी नहीं। मैं उससे कोशिश कर रहा हूँ कि हम एविडेंस कलेक्ट करें, हम उसको रजिस्टर्ड करें, उसकी शक्ल को, और उससे जो चीज़ बरामद हो रही है, और अपनी वर्दी का इस्तेमाल करते हुए जिस चीज़ को वो आगे पीछे बेचने जा रहा है गैर कानूनी तौर पे, जब वो चीज़ मुकम्मल होगी, अगर हम उसको मौके पे नहीं भी पुलिस के हाथ दे के आ रहे, लेकिन जब वो चलेगा, यहाँ पे बहुत से लोगों को नहीं पता, आईजी ऑफिसेज, डीआईजी ऑफिसेज, बड़े बड़े जो पुलिस के ज़िम्मेदारान हैं उनकी ऑफिसेज में, उसके बाद सीएम हाउस, पीएम हाउस, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इनके ऑफिसेज में 4 5 7 7 8 8 10 टीवी लगे होते हैं, मॉनिटरिंग हो रही होती है। तो उसमें होता ये कि जब भी इस तरह की चीज़ चलती है तो वो सीएम ऑफिस में भी देखी जाती है, वहाँ पे बाकायदा टीम्स बैठी होती हैं, पीएम ऑफिस में भी देखी जाती है, इवन के जो आईजी, डीआईजी, बड़े बड़े पुलिस के जिम्मेदारान हैं वहाँ पे भी देखी जाती है, और बहुत से ऐसे इदारों में भी देखी जाती है जो रेलेवेंट हैं। तो उससे होता ये है कि अगर फ़र्ज़ करें एक डिपार्टमेंट नहीं भी कार्रवाई कर रहा, दूसरा उसे पूछेगा फलां कि भाई ये क्या है, तुम्हारे इलाके में क्या हो रहा है, ये तुम्हारे इलाके में पूछिए कौन है, पता करवाओ। तो इसलिए जब वो चीज़ टीवी पे चल जाती है तमाम एविडेंसेस के साथ, तो उस पर एक्शन हो ही जाता है, उसका नोटिस हो ही जाता है। तो इसलिए अगर हम उसको मौके पे उसको पकड़ा के आएंगे, तो वो जो वहाँ पे अगर एक कोई करप्ट पुलिस ऑफिसर है, हो सकता है उससे उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारे नाम पे ब्लैकमेल करते हुए उससे कुछ पैसे हेट भी ले, तो वो हो सकता है। तो हम इसलिए कोशिश करते हैं कि बजाय कि उसको पुलिस एहलकार को मौके पे दे के आने के, हम इनके जो बड़े हैं, जो यहाँ पे बड़े ऑफिसेज हैं, वहाँ तक वो चीज़ पहुँचाएं, ताकि वो जब ऊपर से कहेंगे ना कि ये फ़लाँ शख्स को पकड़ के लाओ, तो उनकी हिम्मत नहीं होगी उससे अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए को 5 7 10 20 हज़ार के एवज़ उससे कोई डील कर लें। तो इसलिए नॉर्मली हम ये करते हैं कि उसके एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उस पर प्रोग्राम करते हैं, और जब हमें लगता है कि हमारे पास
इतने एविडेंसेस हो गए हैं कि अब ये चीज़ जो है समझ भी आ रही है और इस पर एक्शन हो सकता है, तो फिर हम वो जाके उसकी निशानदेही करते हैं, क्योंकि बतौर मीडिया वर्कर मेरा काम है निशानदेही करना। बाकी उस पर एक्शन होता है नहीं होता ये मुतलका डिपार्टमेंट का काम है। नहीं होगा बतौर मीडिया वर्कर मैं एक बार फिर जाऊँगा, मैं दोबारा उसकी निशानदेही कर दूँगा, लेकिन मैं उनको ना तो गिरफ्तार कर सकता हूँ, ना मैं उनको ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई कर सकता हूँ, ना मैं पर्चा दे सकता हूँ। ये तमाम कार्रवाई डिपार्टमेंट के लोग ही करेंगे, पुलिस एहलकार नहीं करेंगे। और अगर वो नहीं करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी आवाज़ और बुलंद करें और इनके बड़ों तक पहुँचाएं, ताकि ऊपर से जब ऑर्डर्स आएंगे तो उन्हें ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। लाहौर में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाले क्राइम कौन से हैं? लाहौर में सबसे ज़्यादा देखें हर तरह का क्राइम हो रहा होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं अगर याद करके बात करूं तो मेरा ख्याल है कि पिछले कुछ अरसे में लाहौर में ज़्यादती के वाक़यात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होने लग गए, घरेलू तशद्दुद के वाक़यात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होने लग गए, और बच्चों पे तशद्दुद के वाक़यात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होने लग गए। आप 7 या 8 या 10 साल के बच्चे से बर्तन धुलवा रहे हैं, घर के काम करवा रहे हैं, और फिर अपनी डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसको मार भी रहे हैं। बहुत से इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए जिनमें बच्चे बेचारे जो हैं वो जाँ बहक भी हो गए। और बहुत से मामलात में होता है ऐसा है कि फैमिलीज़ जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनको कुछ दे दिला के चुप भी करवा दिया जाता है। मैंने इस तरह के बहुत से वाक़यात देखे जहाँ पे आपस में फिर कुछ 4 लाख 5 लाख, मतलब कि यहाँ पे एक बच्चे की कीमत क्या रखी है 4 या 5 लाख। आपसे एक ऐसा क्राइम हो गया, आपने उसे 4 या 5 लाख रुपये देना, उन्हें कहना ओहो उन्दी आई सी वो इत्थों डिग्गी तो मर गई, ठीक है, सुलह हो जाती है। और घरेलू तशद्दुद के बहुत ज़्यादा मामलात हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्यों बहुत ज़्यादा इसमें एक्सट्रीम देखने को मिल रही है, और लाहौर जैसे इलाके में देखने को मिल रही है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ऐसी खतून ही मार खा रही है जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, या जो बहुत ज़्यादा ग्रूम नहीं है, या बहुत ज़्यादा उसका दुनियावी मामलात में उसका कोई अमल दखल नहीं है। बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो प्रोफेशनल हैं, बहुत ज़्यादा कामयाब है। हमने बहुत सी, हमारी वो एक बड़ी नामवर एंकर पर्सन है, उनके शौहर ने उन पर तशद्दुद किया, और इस तरह बहुत से लोगों पे। तो मुझे लगता है, और मुझे यहाँ पे साथ ये भी बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि जहाँ पे इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, किसी खतून के साथ ज़्यादती हो गई या हरासमेंट हो गई या उस पर घरेलू तशद्दुद किया जा रहा है, वहाँ पे इस तरह के झूठे वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा। मतलब कि आप देखें कि अगर किसी के साथ ज़्यादती करना या उस पर तशद्दुद करना बहुत जो है वो एक गलत हरकत है और बड़ा संगीन जुर्म है, उसका झूठा इल्ज़ाम उससे भी ज़्यादा संगीन जुर्म है। कि अगर एक शख्स ने किया ही नहीं है और आप उसके ऊपर झूठ बांध रहे हैं, ब्लैकमेलिंग। हाँ, ब्लैकमेलिंग होगी ना, मतलब कि उसने किया ही नहीं हुआ, मतलब कि वो मासूम हो गया, और अब उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जो बड़ा संगीन जुर्म है। मतलब कि वो उसके साथ 2 ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अब आके कानून साजी की है कि अगर आपने किसी पे झूठा ज़्यादती का या हरासमेंट का कोई भी मुकदमा दर्ज करवाया और आप उसके सबूत ना दे सके, तो आपके भी खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, अभी रिसेंटली कार्रवाई हुई भी है, रायवेंड के अंदर कुछ ख्वातीन थी, उन्होंने पुलिस वालों पे इल्ज़ाम लगाया था। हाँ, देखिए इल्ज़ाम यहाँ पे ना लगाना बड़ा आसान हो गया, और हमारे मुआशरे में देखें जहाँ पे औरत पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है या बहुत ज़्यादा मसाइल हैं ख़वातीन के, वहाँ पे फिर भी मैं ये महसूस करता हूँ कि आज भी ख़ातून अगर किसी पे झूठा भी इल्ज़ाम बांध रही है ना, तो वहाँ पे जो अक्सरियत होगी, मेजॉरिटी होगी, वो खातून को ही सच्चा तसव्वुर करेगी। मतलब कि अगर आप एक रोड पे जा रहे हैं या आप कहीं पे भी, आप एक लिफ्ट में हैं और एक खातून ने आप पे बहतान ही बांध दिया, तो आपको चांस तक नहीं दिया जाएगा कि भाई तुम अपनी सफाई में कुछ बोल दो, या तुमको कि यार ये फ़लाँ जगह कैमरा लगा है उसमें देख लो, ये खातून झूठ बोल रही है। हमारे यहाँ नॉर्मली कोई खातून रोड पे जाते हुए किसी शख्स पे इल्ज़ाम लगा दे तो लोग बग़ैर तस्दीक उसको मारना शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 तरह के क्राइम्स हैं, जिनमें ज़्यादती, बदफेली, बच्चों के साथ बदफेली भी हो रही है, और तशद्दुद, घरेलू तशद्दुद के जो वाक़यात हैं लाहौर सिटी में और इसके गिरदोनवा में शादरा और शेखुपुरा और कसूर, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, केसेस तो ज़्यादा होंगे लेकिन रिपोर्ट फिर भी कम होते होंगे। बिल्कुल ऐसी है। देखिए हमारे यहाँ ये 2-3 मामलात हैं ना, इनके केसेस रिपोर्ट बड़ी मुश्किल से होते हैं, और जो लोग रिपोर्ट करते हैं, मैं यकीन माने उन लोगों को इतना सपोर्ट करता हूँ और इतनी उनके लिए इज़्ज़त रखता हूँ कि देखें यार, उन्होंने बहरहाल फ़ैसला कर लिया कि हमने इस पे आवाज़ उठानी है कि हमारे बच्चे या बच्ची के साथ हो गया है, कल को किसी के बच्चे या बच्ची के साथ ना हो। नॉर्मली यहाँ पे होता क्या है कि मेरा ख्याल है कि आधे से ज़्यादा केसेस सिर्फ इसलिए रिपोर्ट नहीं हो पाते कि कल को बच्ची का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, चलो इसका तो हो गया, बाकी बच्चियों का फ्यूचर ना ख़राब हो जाए। तो और दूसरा यहाँ पे मुझे बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आजकल बहुत से लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि अगर कोई विक्टिम है ज़्यादती का या उसके साथ कोई इस तरह का मामला हो गए, उसकी
उसको ना फोर्स करेंगे कि अगर आप ये ज़रा रिमूव कर दें, ज़रा आप मास्क रिमूव करते हैं। देखें जी, कानून साजी है इस पे कि आपने रेप विक्टिम का नाम भी नहीं लेना और ना उसकी शक्ल दिखानी है। अभी हाल ही में शादरा में एक बच्ची के साथ इस तरह का वाक़या हुआ है। उसको कोई दिन दहाड़े कोई ताकतवर शख्स था, वो उठा के ले गया। अब मुझे इतना अफसोस हुआ कि अब वो किसी सहाफ़ी ने किया या उसकी फैमिली इतनी ग्रूम नहीं थी कि उस बच्ची के बहुत से बयानात निकाब में हुए और होने भी चाहिए थे कि चलें जी, वो अगर ताकतवर शख्स और उसने ताकत के नशे में किसी की बहन बेटी को बीच सड़क से उठाया है तो उसका एहतसाब होना चाहिए। अगर वहाँ की मुकामी पुलिस नहीं भी उस पर जो है कार्रवाई कर रही, तो हम इंटरव्यूज़ करते हैं, बहुत से लोग इंटरव्यूज़ करते हैं, वो बहुत से ऐसे लोगों तक पहुँचते हैं, वो पूछते हैं कि भाई इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, एक्शन हो जाता हाँ उस पर एक्शन हो जाता है। लेकिन उस खातून, उस बच्ची का किसी ने निकाब उतार के भी किया हुआ है, मतलब कि उससे अब उसकी शक्ल रजिस्टर्ड होगी सोशल मीडिया पे। अब वो सोशल मीडिया का हिस्सा रहेगी। कल को उस बच्ची की शादी भी होनी है, उसकी बहनों की भी शादी होनी है, उसकी फैमिली के दीगर अहबाब भी हैं, तो वो जिसने भी की, अब मुझे नहीं पता उस पर उसका क्या मकसद था। हो सकता है कि यार इस बच्ची की शक्ल अगर मैं दिखा दूंगा तो हो सकता है 4 व्यूज़ ज़्यादा हैं, मतलब कि ये एक वाक़या हो गया। और अगर उसकी शक्ल किसी को ना पता होती तो 5 साल बाद, 10 साल बाद किसी को पता ही नहीं होना था कौन थी, क्या था, क्या उसका बैकग्राउंड था या क्या उसका पास था। लेकिन अब जब वो एक उसका क्लिप बन गया हुआ है, उसके बहुत से ऐसे रिश्तेदार होंगे, उनके बहुत से ऐसे मुखालफिन होंगे। आपको पता है हर जगह हर शख्स के साथ आपकी अच्छी भी नहीं होती, कुछ लोग आपके मुखालफिन भी होते हैं। वो कहीं ना कहीं रख लेगा और हो सकता है कि वो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद किसी ऐसे मौके पे निकाले कि वो उस बच्ची का सारा जो है फ्यूचर, सारी ज़िंदगी तबाह कर दे। तो मेरा ख्याल है कि ये इस हवाले से आपको अपने ज़ाती मकसद के लिए किसी की पूरी ज़िंदगी नहीं ख़राब करनी चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें जो फेक केसेस होते हैं, उनकी वजह से जो असल केसेस हैं वो कैसे इफ़ेक्ट होते हैं? हमारे यहाँ मसला ये है कि अभी हमने हाल ही में एक प्रोग्राम किया, वहाँ पे एक ख़ातून थी जो एक ढोंगी बाबा का शिकार हो गई। वो बदबख्त जो है, वो ख़बीस इंसान ख़वातीन की ज़ेर नाफ तवीज़ रखता था। आप ज़ेर नाफ समझ सकते हैं, इससे बेहतर अल्फाज में मैं आपको नहीं समझा सकता, और हाथ का इस्तेमाल किए बगैर। अब उनकी वीडियो आ गई हमारे पास। उस खातून ने बताया कि ये मेरे साथ इस तरह से ज़्यादती कर चुका है और इतना गंदा बाबा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम जब उस शख्स को पकड़ने गए या उसको पकड़वाने गए तो हमसे वहाँ की मुकामी पुलिस कह रही है कि आप पहले विक्टिम का नाम बताएं या आप विक्टिम को लेके आएँ। मैंने उसे कहा यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं विक्टिम को लेके आऊँ, हम कल को चले जाएँ, उस विक्टिम की जान हम ख़तरे में डाल दें, फिर उसको बदनामी का डर है, फिर जितना यहाँ पे मौजूद बना हुआ है उसकी फैमिली हो सकता है उसको ना छोड़े, और फिर जिस तरह की उसकी वीडियो जो वो बाबे ने बनाई या जैसे भी वो बाबा पकड़ा गया। तो पुलिस को पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई ख़ातून या उसकी फैमिली मेम्बर आके बात कर रहे हैं कि हमारी बच्ची के साथ ये मामला हो गया है, तो उस पर हंसे ना, उसको सीरियस लें। अगर आज किसी की बच्ची है तो कल को आपकी भी बच्ची हो सकती है ना। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को ओवरऑल ग्रूमिंग की ज़रूरत है। हमारे यहाँ कोई लड़की जब जाती है पुलिस स्टेशन इस हवाले से कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, पहले उसका मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसको सीरियस नहीं लिया जाता, फिर कहा जाता है कि नहीं इसलिए उसको ब्लैकमेल करना चाह रही। भाई आप फैसला करेंगे, अदालतें मौजूद नहीं है। अच्छा, ये ओवरऑल सिचुएशन है ये किसी किसी जगह पे आपने देखा है? 2 या 3 केसेस मुझे अभी फौरी तौर पे जहन में आ रहे हैं। एक तो वो शादरा वाली बच्ची का, वहाँ पे उसने पुलिस स्टेशन जाके जब बताया तो वो हंसने लग गया। उसने आगे से कहा कि तुम्हें पता है कि वो कौन है जिसका नाम ले रही हूँ। भाई वो बंदा अगर आपकी बेटी के साथ कुछ बुरा कर दे तो आप उसके नाम या उसके असल रसूख को देख के चुप हो जाएंगे। दूसरा भी यहाँ पे एक वुमेन पुलिस स्टेशन में एक खातून गई थी, उनका हमने इंटरव्यू भी किया था और उनकी वीडियो वायरल हुई थी। उनसे वहाँ पे जो खातून ऑफिसर्स थी वो इस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही, उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे झूठ बांधने आई हूँ या मैं किसी को ब्लैकमेल करने या फंसाने आई हूँ। देखें, अगर एक खातून खुद आके बता रही है ना कि मेरे साथ हुआ है, आप उसकी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड कर लें और जो भी SOPs हैं, उसका मेडिकल होना है, उसको आप एग्जामिन कर लें, ठीक है। उसके बाद फैसला करें। अगर तो वो उसमें नहीं आ रहा तो फिर उसे कहेंगे बीबी क्यों आप गलत कर रही हैं, क्या मामला था, आप और सबूत दें कि क्या हुआ था। और अगर उसमें कुछ सदाकत मिल जाती है तो आप उस पर कार्रवाई करें। बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके रवैये, उनकी आंखें, और फिर अल्लाह माफ़ करे किसी खातून के साथ कुछ बुरा हो जाता है ना, तो लोगों को लगता है कि इसके साथ एक बार तो हो ही गया हुआ है, तो एक बार और हो जाएगा तो क्या। मैं बड़ी तल्ख बात कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो लोगों के रवैये होते हैं वो इस तरह के होते हैं, मतलब कि यार एक लड़की के साथ ज़्यादती हो गई है और आपको अभी भी सासियत वो नहीं समझ आ रही ना, आप उसे मजाक कर रहे हैं या आप हंस रहे हैं या आप उसको ऊपर से उल्टा ये कह रहे हैं कि तेरा कोई अपना को फ़ायदा होना, तो उन्हें फंसाना चाह रही हैं, पैसे तो नहीं मंगे सी, उन्हें लगता पैसे देने तो इनकार कर दिया। तो मुझे लगता है कि
इस हवाले से ना ओवरऑल जो फैमिलीज़ हैं उन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है। देखिए जो झूठे केसेस हैं ना, उसकी रोकथाम इसी तरह से है कि आप अगर वो साबित नहीं ना कर पा रही तो वो जो उस पर दफात लगवा रही है ना, आप इस पर लगवा दें। सेम लगनी चाहिए। सेम लगनी चाहिए, उसको वही दंड उठाना चाहिए। उससे ये लोग बाज आ जाएंगे, ताकि अगर एक बंदा झूठ बांध रहा है, उसको पता है कि अगर मुझे भी सज़ा होगी तो कल को वो झूठ नहीं बांधेगा। बहरहाल ये जो झूठ लोग बांधते हैं उससे मेरा नहीं ख्याल कि जो रियल केसेस हैं उनमें फ़र्क पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि जो लोग भी इस पे आवाज़ उठाते हैं, मुझे ये लगता है कि वो बड़ी हिम्मत करके वहाँ तक पहुँचे होते हैं। और अगर आप आगे से इस तरह की हरकत करते हैं ना, उनकी तज़हीक करते हैं या उनको इस तरह की नज़रों का सामना करना पड़ता है, मेरा ख्याल है कि पंजाब पुलिस को चाहिए कि इस तरह के केसेस के लिए ना वहाँ पे कोई साइकेट्रिस्ट या कोई इस तरह के ऑफिसर जिनकी इस हवाले से ट्रेनिंग हो कि आपने किस अंदाज में बात करनी है। पंजाब पुलिस का नॉर्मली जो रवायती अंदाज़ है, ओए हाँ फिर, तो वो जाहिर सी बात है, एक विक्टिम है, डरा हुआ है, वो और सहम जाएगा, उसको लगेगा कि आफियत इसी में है कि इसको रिपोर्ट ना किया जाए। अच्छा, फिल्म्स में तो हमने ये देखा है कि जब एक बुरे पुलिस वाले की रेपुटेशन दिखानी होती है तो वो तो एक्सप्लेन करवाते हैं कि हाँ जी बताएं क्या हुआ, वो जो था उसने क्या किया। क्या इधर होता है ऐसे? इसी तरह होता है। अच्छा, ये ज़रूरी भी होता है, एक जो तफ्तीशी ऑफिसर है ना वो पूछेगा इसी तरह से कि अच्छा क्या हुआ, आपको कहाँ लेके गया, अच्छा उसने किस तरह से वेपन पकड़ा हुआ था, आपको गाड़ी के आगे बिठाया या पीछे बिठाया। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आपने फ़ौरी तौर पे उससे पूछनी होती हैं उस अंदाज में, ताकि आप उसको इनिशियली हल्का सा एक इन्वेस्टिगेट कर लेना कि हुआ क्या। जैसे अभी ये वाक़या था कि उस खातून को उसने अगवा करके एक पब्लिक प्लेस पे ले गया, उसके दरवाजे खुले, वो अंदर गया। तो अब वो एक पुलिस ऑफिसर जो एक इनिशियल क्वेश्चन है वो पूछेगा कि वहाँ पे कितने लोग थे, जब दरवाज़ा खुला वहाँ पे कोई गार्ड मौजूद था, आप जब वहाँ से भागे तो कैमरेज लगे हुए थे या वो आपको वापस गाड़ी, मतलब कि कुछ चीज़ें तो वो पूछेगा ताकि उसको एक बकुआ समझ आ जाए, क्योंकि उसने भी एक FIR लॉन्च तो करनी है। लेकिन उस पर आपकी टोन, आपका अंदाज़ बड़ा मैटर करेगा। ठीक है, अब एक अच्छी चीज़ है कि पुलिस जो थाने हैं, पुलिस वुमेन स्टेशन जो हैं, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन वो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था वो, मैं जिसका आपको जिक्र कर रहा हूँ। एक खातून गई और वहाँ पे जिस तरह से उससे कहा जी आप दिखाएं अपने निशान दिखाएं, निशान दिखाने के लिए वो कहती है अंदर लेके गया। वो खातून ये इस चीज़ की एलिगेशन लगा रही थी कि इन्होंने जिस तरह से मुझे वहाँ पे अंदर जाके कपड़े उतरवा के, और वो कह रही कि नहीं नज़र आ रहे, मतलब कि वो ये बात बता रही थी कि अब इसको 3, 4, 5, 6 दिन हो गए हैं। मतलब कि हर शख्स हर तरह के वाक़े पे मुख्तलिफ़ तरह से रिस्पॉन्ड करता है। मतलब कि शादरा वाली जो बच्ची है वो फ़ौरी तौर पर वहाँ से सीधा थाने गई। कुछ ऐसी बच्चियाँ होंगी जो घर जाके फ़ौरी तौर पर परेशान हो जाएंगी कि ये क्या हुआ है, मैं क्या करूँ, किससे डिस्कस करूँ, क्या मुझे इस पर कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दूसरा एक बड़ा और चीज़ है, वो अचानक इसी टॉपिक में मुझे जहन में आई है कि अगर किसी के साथ इस तरह का मामला हो गया और उसने कंप्लेन की है तो उसका कल को रिकॉर्ड जो है उसके ID कार्ड पे शो ना हो। मतलब कि बहुत से, मतलब कि अगर मैंने आप पे मुकदमा कराया हुआ है तो वो मेरा एक बना है कि मैंने फ़लाँ बंदे पे फ़लाँ मुकदमा कराया हुआ है। अगर एक ख़ातून जिसके साथ कोई भी इस तरह के मामलात हो गए और कल को वो उसने एक शादी कर ली, और जाहिर सी बात है कि वो इसको ये तो नहीं बताएगी कि मेरे साथ ये मामला हुआ है। हो सकता है बहुत से लोग बता भी देते हैं, अगर उसने नहीं बताया हुआ और कभी उसको किसी भी हवाले से थाने जाना पड़ता है और उसके जो पार्टनर है उसको अचानक से पता लगता है कि इसने 20 साल पहले या 10 साल इसके पहले साथ क्या हुआ था? किसी पे जना का मुकदमा दर्ज करवाया था या इसको किसी जना के पर्चे में ये विक्टिम थी, तो उसकी हस्ती बस्ती जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से मुझे ये नहीं पता, ये मुझे पता है कि अब विक्टिम का नाम और शनाख्त जो है वो जो है खुफिया रखी जाती है, वो शेयर नहीं की जाती। मेरा ख्याल है कि उसका जो रिकॉर्ड है वो भी नहीं उसके होना चाहिए। ID कार्ड पे या उसके जो भी थंब है उसमें नहीं होना चाहिए, ताकि कल को ये कोई भी मामला उसकी ज़िंदगी को दोबारा इफ़ेक्ट ना करे। अभी तो हमने बात की वो केसेस जो रिपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस होते होंगे, ऐसे क्राइम होते होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते। मेरा ख्याल है बहुत से ऐसे क्राइम जो रिपोर्ट नहीं होते वो गैरत के नाम पे कत्ल है। अगर आपने अपनी ही बच्ची को गैरत के नाम पे मार दिया और आपने किसी तरह से उस ख़बर को दबा लिया, तो उस बच्ची के लिए किसी ने भी आके आवाज़ बुलंद नहीं करनी। और मुझे लगता है कि गैरत के नाम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मामलात होते हैं और उनको दबा दिया जाता है। और देखें, अगर एक फैमिली है जिसका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है लोगों के साथ और उनके साथ कभी ये मामला हो जाता है और वो अपनी बच्ची के साथ कोई भी इस तरह की हरकत कर देते हैं, तो उसकी कंप्लेन कौन करेगा?
मतलब कि एक बच्ची जो बहुत ज़्यादा मोहल्ले में निकलती ही नहीं है और उसके साथ कोई इस तरह का मामला हो गया, उसकी कंप्लेन कौन करेगा? फर्ज करें कि बाप ने कर दिया, भाई ने कर दिया। हाँ, और वो सारे ही मुलव्विस हैं और उन्होंने उसको किसी तरह भी मतलब कि उसको एक तदफीन भी कर दी, तो उसकी कंप्लेन कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। मतलब कि 2 साल बाद उसके रिश्तेदार पूछते हैं यार वो फलां बच्ची कहाँ थी? बस यार वो शादी कर दी, हाँ शादी कर दी, बीमार हो गई थी, ऐसे हो गया था। या उसके फ़र्ज़ करें अगर वो पढ़ती है, नॉर्मली तो हमारे यहाँ तालीम भी नहीं दी जा रही, तो कोई फ़र्ज़ करें उसका क्लास फेलो, नॉर्मली खातून के पीछे उसकी खातून दोस्त से भी नहीं आती है, एक आध फ़ोन कर लेंगे कि आंटी वो आपकी बेटी नहीं आ रही, बेटा बस वो उसकी शादी करने लगे हैं, या बेटा हमने आगे जो है स्टडी कंटिन्यू नहीं करानी, तो कोई भी पीछे नहीं आता। तो मुझे लगता है कि गैरत के नाम पे बहुत से ऐसे कत्ल हैं जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए। अच्छा, जो रिपोर्ट भी होते हैं, मिसाल के तौर पे बाप ने अपनी बेटी को मार दिया, उसमें माफ़ी होती है, माँ मुद्दई बन जाएंगी, हाँ, बाद में वारिस के हक पर उसे माफ़ कर दिया जाएगा। अभी एक शख्स था, उसने अपनी गालिबन 2 बहनों के गले काट दिए और पुलिस ने उसको बड़ा जो है इन्वेस्टिगेट करके और बड़ा एक टेक्निक लगा के पकड़ा उसको, और उसको मेरा ख्याल है कि विद इन 7 मंथ्स जो है वो उसके जो लाहिकीन उन्होंने माफ़ कर दिया। तो इस तरह के जितने भी मामलात होते हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग, मैं ये कहता हूँ कि गैरतमंद बगैरत, ये बेगैरत होते हैं जो गैरत को वजह बना के अपने किसी भी हवा की बेटी को जो है मौत के घाट उतार देते हैं। इस तरह के मुकदमात में रियासत खुद मुद्दई बने, ऐसी रियासत को मुद्दई बनना चाहिए ताकि कल को ये वाला मसला ना हो कि जी फैमिली ने माफ़ कर दिया। मुझे लगता है कि गैरत के नाम पे जो जुल्म होते हैं वो रिपोर्ट नहीं हो पाते, और जो जबरी शादी है वो रिपोर्ट नहीं हो पाती है। और मुझे लगता है कि जबरी शादी, क्योंकि अब मैं खुद शादीशुदा हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर आप मतलब कि इससे बड़ा जुल्म अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते। अच्छा, ये जुर्म समझा नहीं जाता ना जबरी तौर पे जो शादी है ना, जब हम इस पे बात करते हैं ना, तो बहुत से लोग नीचे पता क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि माँ बाप ने पाला, उसको चलना सिखाया, उसको खाना दिया, उसको एक लाइफस्टाइल दिया, उसको तालीम दी, तो अब माँ बाप का हक था उसकी शादी करें। भाई अगर आपने 20 साल एक बच्चे को अच्छा लाइफस्टाइल दिया है, क्या इसलिए दिया है कि आप उसकी अगले 50 साल की ज़िंदगी ख़राब करेंगे? देखें, जो शादी या जो निकाह होता है ना, वो मोहब्बत का ही हो सकता है, जबरी या फोर्सफुली नहीं हो सकता। मर्जी के बिना, हाँ, मर्जी के बगैर कोई शादी नहीं होती। क्यों? कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई और उन्होंने बताया कि मेरे वालिद ने मेरा ज़बरदस्ती जो है निकाह करवा दिया और मैं ये नहीं करना चाहती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निकाह मनसूख कर दिया। तो इससे ये तालीम मिलती है कि आपकी रजामंदी शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि जी वो लड़का इतना मैच्योर नहीं था या लड़की इतनी मैच्योर नहीं थी कि अपना फ़ैसला कर सके। भाई एक लड़की अभी मैच्योर ही नहीं है, तो आपने उसको ऐसे रिश्ते में फंसाने लगे जहाँ पे वो एक ख़ानदान का जो है आगाज़ करना जा रही है, आप उसको मैच्योर होने दें। मैं ये समझता हूँ कि या तो उस बच्ची को, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे बच्चियों के साथ ज़्यादा होता है कि उनकी फोर्सफुली शादियाँ की जाती हैं यहाँ पे, लेकिन लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। अच्छा, आपने ऐसे केसेस देखे हैं या सुने लड़कों के साथ जिसमें वो? यार ऐसे केसेस रिपोर्ट ज़रा कम होते हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग मिले कि मुझे एक साहब मिले, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक रात में 2 शादियां की थी। मतलब कि एक मेरे फैमिली वालों ने मेरी जबरी शादी की थी, वो मैं जैसे ही रुख्सती लेके घर पहुंचा 9-10 बजे, तो मैं उसी रात उस खातून के पास गया जिससे मैं करना चाहता था, और मैंने उस रात उससे जाके निकाह किया। और कहता है कि मैंने उस रात 2 ख़वातीन से शादी की, घर वालों की मर्ज़ी से जो की, मैं उसको घर छोड़ के चला गया। और मैंने उसे फ़ोन किया कि, क्योंकि उसने कहा, मुझे फ़ोन करके उसने कहा कि बस इतनी मोहब्बत सी, तो उसने कहा कि नहीं मैं आ रहा हूँ चलो, और वो आई, कहता हमने शादी कर ली। अब उनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 60 बरस थी जब वो मुझे मिले, और उन्होंने मुझे जब ये बात बताई कि मैंने 2 शादियां की थी, तो देखा जाए कि उनके मामले में भी तो एक जबरी शादी थी, और वो ज़रा थोड़ा सा असाबी तौर पे जो है स्ट्रॉन्ग होंगे या ज़रा ज़िद्दी होंगे कि उन्होंने कहा होगा कि घर वालों ने करवा तो दी है, मैं अपनी भी मर्ज़ी की कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत से लोगों से होती है। मेल की जो जबरी शादी है ना, वो उस तरह डिस्कस नहीं होती। अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ अक्सर फीमेल्स जो हमारी कोलीग्स वगैरह हैं या फेलोज वगैरह भी अक्सर सुनने में आता है या हम देखते हैं आसपास, अगर कोई लड़की कहती है कि उसने लड़के को कहा कि शादी करनी है, लड़का अगर आगे से कहते कि फैमिली नहीं मान रही, मुझे लगता है लड़का बहाना कर रहा है। अच्छा, लड़का ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड़का मनवा ना सके अपनी फैमिली को। लड़का नॉर्मली बहाना ही कर रहा होता है। हमारे यहाँ ना इस चीज़ को जहालत कह लें कि हमें गैरत और ये कास्ट बरादरी बच्चियों की शादी के वक्त या बेटियों की शादी के वक्त याद आता है।
लड़का आपका जो मर्जी जो है ना वो गुलछड़े उड़ा रहा हो, उससे ना आपकी गैरत ख़राब हो रही है, ना आपकी इज़्ज़त ख़राब हो रही है, ना आपकी बरादरी पे हर्फ आ रहा है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो जो बेटे के मामले में वो इतना ज़रा जो होता है वो हाँ लिबरल है कि जी ठीक है जी, वो मुंडे नू पसंद आ गई, मुंडे ने शादी कर ली, लेकिन बेटी के हवाले से वो उसको ये हक देने को तैयार नहीं कि उससे पूछ लें कि बेटा क्या आपको कोई पसंद है, क्या आप कहीं पे करना चाहते हैं। ये यहाँ पे उनकी जो है गैरत हाँ जवाब दे जाएगी। लड़कों के मामले में कहते हैं जी कोई नहीं, मुंडा सी वो पसंद आ गई तो फलाना, लेकिन यहाँ पे बहुत से लड़कों की भी जबरी शादी की जाती है। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो मुआशरा है वहाँ पे हमारे जो गिरदोनवा में हमारी जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो उनको हम साबित करने के लिए जी मेरे वालिदैन ने कर दी है और मैं अब इसको निभा के दिखा रहा हूँ, तो हम फिर उस चीज़ के आदी बन जाते हैं, हम उस ज़िंदगी को गुजारने लग जाते हैं। लेकिन बहुत से लड़कों के साथ भी होता है। मतलब कि मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे भी मेरे वालिद ने कहा कि क्या आपको कोई पसंद है, मैं कहा नहीं, कि सारी उम्र हमें बताया हुआ था कि नहीं यार इस हमें थोड़ा सा वालिद साहब का थोड़ा सा था, सख्त थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 1 महीना है, कोई अपनी पसंद ढूंढ लो। मैंने कहा सारी उम्र आपने मना किया है, मैं 1 महीने में कैसे ढूंढूं। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने में तुम्हें नहीं कोई समझ आई तो फिर हम जहाँ कहेंगे तुमने करना है। बहरहाल मेरी जो शादी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हूँ, और जहाँ पे मैंने अपनी बीवी को जब पहली बार देखा मुझे उनसे पहली बार देखने में प्यार हो गया। और मेरी क्लास फ़ेलो तो नहीं थी, मेरे क्लास फ़ेलो की सिस्टर थी और हमारी मोहल्लेदार थी। बात कर रहा हूँ कि मुझे भी वालिद साहब ने मतलब कि एक बता रहा हूँ कि हमारी फैमिलीज़ एक तरह से ही ना, जहाँ पे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं या जो पंजाबी फैमिलीज़ हैं वहाँ पे यही होता है कि बस ऐसी सोच लें उन तरह ब्याह करना है। आप मेंटली तौर पे तैयार हैं नहीं हैं, आप की कहीं पे कुर्बत है नहीं है, वो कहेंगे बस हमने सोच लिया अब तुम्हें करनी पड़ेगी। तो इस तरह हर घर में होता है, हर दूसरे घर में होता है। बच्चियों के साथ बात ये बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इससे बड़ा आप जुल्म नहीं कर सकते अगर आपने उसको कहीं पे जबरी तौर पे बांध दिया। हमारे शरीयत में इस चीज़ के अहकामात मौजूद हैं कि उसकी रज़ामंदी के बगैर उसका निकाह ना हो सकता है, ना होना चाहिए। क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी खातून का इस बुनियाद पे निकाह मनसूख कर दिया कि उसकी रज़ामंदी शामिल नहीं थी, तो उससे हमें तालीमात मिलती हैं कि लड़की की रज़ामंदी शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी बहनों बेटियों को इतना जो है वो स्पेस दें, इतना उनको अच्छा माहौल दें कि वो आपको ख़ुद आके बता सकें कि मैं वहाँ शादी करना चाह रही हूँ। और अगर आप वहाँ पे नहीं करवा पा रहे या आप फिर भी उन पे अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाह रहे हैं और उसमें आके अगर वो ख़ातून को इंतहाई कदम उठाते हुए घर से भाग के शादी कर लेती है, हालांकि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, नहीं करना चाहिए, सब लोगों की रज़ामंदी के साथ ही करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, ज़हनी तौर पे इतने जो हैं स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आया और बस उन्हें लगा कि इसी रास्ते में आफ़ियत है कि मैं घर से भाग के कर लूँ, तो उसमें 2 रास्ते होने चाहिए। एक है कि आप उसको ये कहें कि बेटा तुमने अपनी खुशी चुन ली और मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, ठीक है, अल्लाह तुम्हारे इस फ़ैसले में बरकत डाल दे। दूसरा ये कि अगर आपको बहुत बुरा लग रहा है कि यार ये मैं इसको इतना साल पाला और इसने जो है इस तरह कर दिया, मतलब कि इसने हम में उन्हें उसको फ़ौक़ियत दे दी और ये वहाँ चलेगी और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आप उससे क़त्अ ताल्लुक़ कर दें। आप कहेंगे बेटा आपने उसको चुन लिया हम पर, और अब आप अपने अच्छे बुरे के ज़िम्मेदार ख़ुद होगे, आपका और हमारा ताल्लुक़ ख़त्म। मुझे लगता है इससे अलावा तीसरा रास्ता है ही नहीं। अगर कोई अपनाता है तो उसको उसी वक्त जो है निशाने इबरत बनाया जाए। आज के पॉडकास्ट में तो हमने अली हमज़ा से उन केसेस का सच जाना जो उन्होंने रिपोर्ट किए। अगर आप किसी और केस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें अभी कमेंट सेक्शन में बताएं।